अस्सलामुअलैकुम। उमर एकेडमी में खुशामदीद। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हम आपको फ़र्स्ट ईयर की कंप्यूटर साइंस का जो मॉडल पेपर इशू किया बोर्ड ऑफिस ने, तो आज इंशाल्लाह ताला वो सॉल्व करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं पेपर के पैटर्न की तरफ। तो इस दफ़ा जो आपका फ़र्स्ट ईयर का जो कंप्यूटर स्टडीज़ का जो पेपर होगा थ्योरी का, उसकी जो टाइमिंग है वो 2 आवर्स कर दी गई है, ठीक है ना। वरना वैसे 3 आवर्स का होता था, लेकिन अभी कोरोना की सिचुएशन की वजह से उन्होंने पेपर्स आपके 2 आवर्स के कर दिए। मार्क्स जो हैं वो थ्योरी के पेपर के 75 हैं, बाकी 25 मार्क्स के आपके प्रैक्टिकल्स होंगे। अब जो आपका पेपर है फर्स्ट ईयर का कंप्यूटर स्टडीज़ का, उसके अंदर भी 3 सेक्शंस हैं और जो है 50% जो है आपके जो कि MCQs आने हैं, तो लिहाजा 75 मार्क्स टोटल हैं, तो 36 मार्क्स के तो खाली आपके MCQs हैं। फिर बाकी जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो जो है बहुत ही कम मार्क्स के हैं। उसमें बी सेक्शन में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो आपने जो करने हैं वो टोटल 25 मार्क्स के हैं, और उसमें आपने सिर्फ 5 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है भाई। टोटल 10 होंगे और उसमें 5 की चॉइसेस हैं। इसी तरीके से जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स का जो सी सेक्शन है, उसमें आपने सिर्फ 2 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने और टोटल 4 क्वेश्चंस होंगे, और इसके मार्क्स जो हैं वो 14 हैं। तो इस तरीके से ऑब्जेक्टिव्स आपके जो हैं सबसे ज़्यादा मार्क्स गेन करने वाला सेक्शन है, उसमें टोटल मार्क्स 36 हैं। बाकी फिर क्वेश्चन आंसर्स में तो शॉर्ट में 25 और लॉन्ग में 14 मार्क्स हैं। तो सेक्शन ए की तरफ सबसे पहले चलते हैं और अब जो है ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं। अच्छा, फर्स्ट ईयर की जो है ना, कोई बोर्ड की जानिब से रिकमेंडेड टेक्स्ट बुक नहीं है, कोई बोर्ड ऑफिस की जैसे 9th क्लास तक जो है ना उन्होंने इशू की हुई है। तो अब ऑब्जेक्टिव्स की तैयारी के लिए जो है आपको एक छोटी सी टिप ये देना चाहूँगा कि जो है आप जो भी क्लास 9th में जो न्यू बुक लॉन्च हुई है कंप्यूटर की, उसको ज़रूर रीड करके जाइएगा, क्योंकि जो फर्स्ट ईयर का जो कंप्यूटर स्टडीज़ का जितना भी कोर्स है, उसमें जो है ज़्यादातर जो है वो क्लास 9 की जो न्यू बुक उनकी रिलीज़ हुई है, उसमें काफ़ी कंटेंट ऐसा है जो फर्स्ट ईयर में भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो जो है आप कम से कम जो है उसकी क्लास 9 की न्यू बुक की एक दफ़ा रीडिंग कर लेंगे तो उससे ऑब्जेक्टिव्स में आपको काफ़ी सहूलत मिलेगी। तो अब चलते हैं ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव है वो कहता है विच कंप्यूटर्स आर लोअर टू मेन फ्रेम कंप्यूटर्स इन टर्म्स ऑफ स्पीड एंड स्टोरेज कैपेसिटी, कि कौन से कंप्यूटर्स जो होते हैं वो मेन फ्रेम के मुकाबले में कम परफॉर्मेंस दिखाते हैं इन टर्म्स ऑफ स्पीड एंड स्टोरेज। तो आपको पता है कि कंप्यूटर की जो क्लासिफिकेशन हुई थी कैपेसिटी के एतबार से, तो उसमें जो है माइक्रो सबसे स्मॉलेस्ट, जैसे हम पर्सनल कंप्यूटर यूज़ करते हैं वो सारे माइक्रो कंप्यूटर्स हैं। फिर उससे ज़्यादा एडवांस जो होता है वो मिनी, और मिनी के बाद जो है फिर आपका मेन फ्रेम आता है। तो मेन फ्रेम से पहले जो कैपेसिटी में मेन फ्रेम से कम होता है वो कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर कहलाता है, ठीक है भाई। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। बाकी सुपर कंप्यूटर तो फिर सबसे पावरफुल कंप्यूटर हो जाता है, और हाइब्रिड कंप्यूटर जो होता है वो एनालॉग और डिजिटल का कॉम्बिनेशन होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड ऑब्जेक्टिव में कह रहे हैं फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर बेस्ड ऑन, कि 5वीं जनरेशन के जो कंप्यूटर्स हैं वो किस जो है ना टेक्नोलॉजी पे बेस करते हैं। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है फर्स्ट ऑप्शन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्योंकि फिफ्थ जनरेशन में हमारे पास जो है ये टेक्नोलॉजी जो है बहुत ज़्यादा डेवलप हुई है और इस पर स्टिल अभी जो है काम जारी है। तो अब आज के जो कंप्यूटर्स फिफ्थ जनरेशन में जो मॉडिफाइड डेवलप हो रहे हैं, उन कंप्यूटर्स में बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो है ज़्यादा इवॉल्व किया जा रहा है। और बाकी जो ऑप्शंस हैं जैसे कि प्रोग्रामिंग इंटेलिजेंस, ये तो इतना करेक्ट आंसर बिल्कुल भी नहीं लगता। इसी तरीके से कंप्यूटर नॉलेज, ये भी करेक्ट आंसर नहीं है। VLSI का मतलब होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और ये 4th जनरेशन कंप्यूटर्स में ही जो है आ गई थी, यानी 4th जनरेशन जो थी वो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन थी। तो इसमें करेक्ट आंसर 5th जनरेशन का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। थर्ड ऑब्जेक्टिव में हमसे कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन, कि ऑपरेशन के एतबार से यानी काम करने के एतबार से इनमें से कौन सी डिवाइस है जो नीचे दी हुई है वो कंप्यूटर की कैटेगरी में नहीं आती। हमें ऑलरेडी बताया कि कंप्यूटर की 3 तरह की क्लासिफिकेशन हम पढ़ चुके हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिग्नल ऑपरेशंस या डाटा हैंडलिंग, और वो होते हैं एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। ये जो एक ऑप्शन दिया हुआ है अलग से रिमोट वाला, यही एक अनोखा ऑप्शन है, और जो है ये जो है हमारे इस ऑब्जेक्टिव का करेक्ट आंसर है कि ये कंप्यूटर नहीं होता। बाकी 3 तो हमें पता है कि भाई ये हाइब्रिड भी कंप्यूटर, एनालॉग भी और डिजिटल भी हमारे पास कंप्यूटर होते हैं। फोर्थ ऑब्जेक्टिव में कह रहा है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी इज़, इनमें से कौन सी मेमोरी ऐसी है जो कि नॉन वॉलेटाइल है। तो सबसे पहले तो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कहते किसको हैं।
देखिए, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी जो होती है, कंप्यूटर की मेमोरी दो टाइप्स की होती हैं। एक वो जो कि करंट के, जब तक कंप्यूटर में करंट मौजूद होता है उस वक्त तक काम करती है, तो वो जो मेमोरी होती है वो वॉलेटाइल मेमोरी कहलाती है। कि इधर आपकी जो है करंट की सप्लाई बंद हुई और उस मेमोरी ने काम करना बंद कर देना है। ठीक है, इसकी मिसाल जो होती है, हमारे पास रैम, कैशे और रजिस्टर्स होते हैं। दूसरी जानब हमारे पास मेमोरी एक ऐसी होती है जो कि करंट की सप्लाई ऑफ होने के बावजूद भी जो उसमें डाटा होता है वो सेफ रखती है, जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव हो गई, रोम चिप हो गई, फ्लैश मेमोरी हो गई। तो इन सबको कहते हैं नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। अब यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हैं इसमें दो आंसर जो हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं, क्योंकि रोम जो होती है रीड ओनली मेमोरी, उसके भी जो कंटेंट्स, उसके अंदर जो प्रोग्राम्स होते हैं जिनको हम फर्मवेयर्स कहते हैं, वो जो है वो आपके करंट की सप्लाई ऑफ होने से डिलीट नहीं होते, तो वो फिक्स होते हैं। तो रोम जो होती है वो एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है प्राइमरी मेमोरी है, लेकिन उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी होती है वो नॉन वॉलेटाइल होती है। इसी तरीके से जो हमारी यूएसबी ड्राइव्स होती हैं, जिसको फ्लैश ड्राइव्स भी कहा जाता है, तो इनके अंदर जो टेक्नोलॉजी होती है वो भी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। तो इसमें जो है दो ऑप्शन जो है, एक रोम और फ्लैश मेमोरी करेक्ट है। अब पेपर में तो आपको कोई एक आंसर करेक्ट लगाना होता है। इन्होंने बहरहाल दोनों ऑप्शन जो हैं ये दोनों इसके करेक्ट आंसर हैं, लेकिन बहरहाल अगर पेपर में आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आप इसमें सिर्फ रोम को सेलेक्ट करिएगा। ठीक है भाई, क्योंकि रोम जो होती है वो परमानेंटली नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। अब इसी तरह से फिफ्थ हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव है उसमें कहते हैं द मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वॉज, कि फर्स्ट जनरेशन में कौन सा मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज़ हुआ था। तो ये तो बहुत ही आसान है, हमें पता है फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास वैक्यूम ट्यूब्स इस्तेमाल हुए थे। तो वैक्यूम ट्यूब्स जो थे वो हमारे फर्स्ट जनरेशन का मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट थे। तो अब हमारे पास नंबर 6 जो ऑब्जेक्टिव है उसमें कह रहा है द डैश इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक पाथवे यूज टू कनेक्ट द CPU विद एवरी डिवाइस इन अ कंप्यूटर। ये कौन सी जो चीज़ होती है उसको हम इलेक्ट्रॉनिक पाथवे कहते हैं, यानी एक इलेक्ट्रॉनिक रास्ता जिसके ज़रिए CPU और हर डिवाइस जो होता है कंप्यूटर का वो कनेक्टेड होता है। तो हमें पता है डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए हमें वायर्स की ज़रूरत पड़ती है, और कंप्यूटर में जो वायर्स जो कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को मुख्तलिफ डिवाइसेस से कनेक्ट करते हैं उनको हम बसेस कहते हैं। ठीक है भाई, तो इसका करेक्ट आंसर वायर नहीं होगा, ना ही चैनल ना ट्रैक, बल्कि बस कहेंगे, क्योंकि कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में उसे बस कहा जाता है। नंबर 7 में हमसे कह रहे हैं ऑब्जेक्टिव में ALU स्टैंड्स फॉर। बहुत ही सिंपल है, हमें पता है ALU का मतलब होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो बस इसमें से जो है हमने स्पेलिंग वाला सही स्पेलिंग होनी चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन में बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, बाकी एरे लॉजिक या एप्लीकेशन लॉजिक ये सारे गलत आंसर्स हैं। अब नंबर 8 में हमसे कह रहा है CD-ROM स्टैंड्स फॉर, कि CD-ROM की फुल फॉर्म क्या होती है, ये किसकी एब्रीविएशन है। तो CD-ROM का करेक्ट मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी। रोम का मतलब तो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि रीड ऑनली मेमोरी होती है, और CD का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। तो इसका जो है हमारे पास फोर्थ ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी तरह अब नंबर 9 में हमसे पूछ रहे हैं द टू काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी आर, कि मेन मेमोरी जो होती है उसकी जो दो टाइप्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो मेन मेमोरी प्राइमरी और सेकेंडरी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसका थर्ड ऑप्शन जो है रोम एंड रैम, ये इसकी मिसाल होती हैं। दोनों ही प्राइमरी मेमोरी होती हैं, और जैसे ही कंप्यूटर को जब हम स्टार्ट करते हैं, बूट करते हैं, तो सबसे पहले जो है हमारे पास रोम कंप्यूटर स्टार्ट होती है, और फिर रोम के बाद वो कंट्रोल रैम के पास चला जाता है, और ये दोनों हमारी प्राइमरी मेमोरी होती हैं। फिर यहाँ पे जो भी हम काम करते हैं उसको जब सेव करते हैं तो वो फिर सेकेंडरी मेमोरी यानी कि हार्ड डिस्क में सेव हो जाता है। नंबर 10 में हमसे कह रहा है इम्पैक्ट प्रिंटर्स दैट फॉर्म्स कैरेक्टर्स यूजिंग पिन्स इन अ रेक्टेंगुलर और मैट्रिक्स फॉर्म आर कॉल्ड। ऐसा कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर होता है जो कि कैरेक्टर्स वगैरह जो टाइप करता है, जो प्रिंट करता है, तो उसके लिए वो पिन्स को इस्तेमाल करता है रेक्टेंगुलर या मैट्रिक्स फॉर्म में। तो भाई ये तो पिन्स आपको पता है, इनमें से सिर्फ और सिर्फ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ऐसा होता है जिसके अंदर एक पिन्स का एरे यूज़ होता है, और वो पिन्स हिट करती हैं पेज पे, और जो भी कैरेक्टर होता है वो पिन्स की मदद से इम्पोज हो जाता है। बाकी इंकजेट तो स्प्रे करता है, और ड्रम प्रिंटर में पूरे के पूरे कैरेक्टर्स जो होते हैं वो सारे के इम्पोज हुए हुए होते हैं, तो वो डॉट्स यूज़ नहीं करता। तो उसका करेक्ट आंसर जो है वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। इसी तरह हमारे पास 11th में हमसे पूछ रहा है द आउटपुट क्वालिटी ऑफ अ प्रिंटर इज़ मेजर्ड बाय, कि किसी भी प्रिंटर की जो आउटपुट क्वालिटी होती है उसको किस जो है ना यूनिट से मेजर किया जाता है। तो प्रिंटर की आउटपुट क्वालिटी मेजर होती है डॉट्स पर इंच से, कि जो है हमारे पास जितने भी जो मॉडर्न भी प्रिंटर्स होते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि कितने एक इंच के अंदर वो कितने ज़्यादा डॉट्स प्रिंट कर सकते हैं। जितने ज़्यादा एक इंच के अंदर कोई प्रिंटर डॉट्स प्रिंट करेगा उतना ही उसकी जो प्रिंट की जो क्वालिटी होती है ना वो उतनी ज़्यादा अच्छी होगी।
जैसे हमारे पास कैमरे होते हैं ना, तो हम उसमें मेगा पिक्सल्स में डिफ़ाइन करते हैं कि हमारे पास एक छोटे से एरिया के अंदर कितने पिक्सल्स मौजूद हैं। तो जितने ज़्यादा पिक्सल्स होते हैं कैमरे की जो क्वालिटी होती है, जो रिज़ल्ट होता है पिक्चर का, वो उतना अच्छा होता है। इसी तरह प्रिंटर्स में भी जो है ये डॉट्स पिक्सल्स की तरह वो काउंट किए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर डॉट्स पर इंच है। अब उसके बाद हमसे 12 में कह रहा है TCP/IP इज़ कॉल्ड। ये TCP/IP क्या चीज़ है? तो आपको पता है TCP/IP की जो फुल फॉर्म होती है उसे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल कहा जाता है। और ये जो प्रोटोकॉल्स होते हैं ये सारे के सारे किसी भी कम्युनिकेशन के अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ये किस तरीके से दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करेंगे ओवर द इंटरनेट, तो उन डिवाइसेस के प्रोटोकॉल्स को TCP/IP कहा जाता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर प्रोटोकॉल है। अच्छा भाई, अब नंबर 13 में हमसे कह रहे हैं सेलेक्ट द सिंपलेस्ट टोपोलॉजी फ्रॉम द फॉलोइंग, कि इनमें से सबसे सिंपलेस्ट टोपोलॉजी क्या होती है। आपको मालूम है टोपोलॉजी का मतलब होता है कि किस तरीके से एक नेटवर्किंग के अंदर कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया जाता है। और उन टोपोलॉजी के अंदर जो सबसे हमारे पास सिंपलेस्ट टोपोलॉजी होती है जो दी गिवन ऑप्शंस हैं उसमें वो है बस टोपोलॉजी, क्योंकि सबसे सिंपली इसको सेटअप किया जा सकता है कि आप एक सेंट्रल केबल के ऊपर तमाम कंप्यूटर्स को लेफ़्ट राइट कनेक्ट कर दें। तो ये सबसे आसानी से ये जो है सेटअप क्रिएट किया जा सकता है। बाकी स्टार, टोकन रिंग या हाइब्रिड सेटअप क्रिएट करने के लिए आपको जो है ख़र्चा ज़्यादा करना पड़ेगा, कॉस्ट ज़्यादा होगी और डिवाइसेस भी उसमें ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारे पास बस टोपोलॉजी है। इसी तरीके से हमारे पास जो 14th ऑब्जेक्टिव उसमें कह रहे हैं, आर नेटवर्क इज़ यूजुअली प्राइवेटली ओन्ड एंड लिंक्ड टू द डिवाइसेस इन अ सिंगल ऑफिस बिल्डिंग और कैंपस। एक ऐसा नेटवर्क जिसको आमतौर पर प्राइवेटली ओन किया जाए और उसमें जो डिवाइसेस लिंक होते हैं वो किसी एक सिंगल ऑफिस बिल्डिंग या कैंपस की हद तक महदूद हों, तो ऐसे नेटवर्क को क्या कहते हैं? ऐसा नेटवर्क जो होता है वो लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। तो करेक्ट आंसर फर्स्ट ऑप्शन है लैन। बाकी जो ऑप्शन है लोकल एरिया नेटवर्क के अलावा, तो भाई MAN का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, तो वो तो पूरा शहर उसमें काउंट हो जाता है। वाइड एरिया नेटवर्क में जो है बहुत सारे शहरों को भी मिला करके आप एक बड़ा एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारे जो ऑप्शन हैं ये सारे एक लार्ज एरिया को शो करते हैं। तो लैन जो होता है वो सिर्फ एक जो है छोटे एरिया को शो करता है जिसमें आप सिंगल ऑफिस या बिल्डिंग्स ले सकते हैं। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। इसी तरह नंबर 15 में अब आपसे पूछ रहा है द बूलियन फंक्शन a+bc इज़ अ रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ, कि जो बूलियन फंक्शन है ये किसकी रिड्यूस फॉर्म है। अब वैसे तो आपको बूलियन अलजेब्रा वाला जो आप चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये रूल्स याद होने चाहिए कि भाई किस को सॉल्व करने पर जो है हमारे पास आंसर क्या आता है। तो आपने तकरीबन 12 फंक्शंस है हमारे पास और उन 12 फंक्शंस की जो है हमें रिडक्शन पता होनी चाहिए, ठीक है ना। लेकिन आपको मैं एक आसान तरीके से सिखाता हूँ कि ये आप किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा भाई, तो आपको जो है ना मैं ये सॉल्व करके दिखाता हूँ। वैसे तो बूलियन अलजेब्रा वाला आप चैप्टर जब पढ़ेंगे तो उसमें इंशाल्लाह हम आपको डिटेल बताएंगे, लेकिन अभी आपको फ़िलहाल कि आपके पास जब पेपर में इस तरह के ऑप्शंस हो तो आप क्विकली चेक कैसे कर सकते हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, हमें कह रहा है कि ये किसकी रिड्यूस फॉर्म, यानी किसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आंसर ये आएगा। तो ये जो फर्स्ट वाला है इसको तो रिड्यूस करने पर ये बिल्कुल भी नहीं आ सकता, क्योंकि अब आप इसमें क्या रिड्यूस करेंगे, इसमें से आप इसको सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बी कॉमन निकाल लेंगे, बी कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट में a+c बचेगा। तो ये तो इसकी इस हालत में कभी भी नहीं ट्रांसफॉर्म हो सकता, तो ये तो गलत ऑप्शन है, ठीक है ना। इसी तरीके से बूलियन अलजेब्रा में इस जैसा आपने कोई फंक्शन नहीं पढ़ा होगा जिसमें आपके पास इस तरह से कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ, तो ये भी इसका गलत ऑप्शन है। यहाँ पर अगर हम लास्ट वाला ऑप्शन देखते हैं तो उसको भी अगर आप सॉल्व करें, a को b से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी तरीके से c और b को भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वाली इक्वेशन नहीं बनेगी, दोबारा यही बन जाएगी ab+bc वाली। तो लिहाजा हमारे पास जो ये जो ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है ना। अब कैसे, अब आप इसके लिए रिवर्स भी सॉल्व कर सकते हैं कि आप जो है इसी को यहाँ पर मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि हम जो है ये लिख लेते हैं कि a हमारे पास है +b और साथ में a+c। अब देखें, जब आप इसको सॉल्व करेंगे लॉजिकली तौर पे आपको पता है मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास तो सबसे पहले डबल a आ जाएगा, यानी a.a। उसके बाद a जो है आपका वो c से मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा ac।
इसी तरीके से ए की पहले से मल्टीप्लाई और फिर इसके बाद इस सी से मल्टीप्लिकेशन के बाद अब बी आ रहा है। अब बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसको तरतीब से लिखेंगे ए बी। इसी तरीके से फिर बी को ए से मल्टीप्लाई करने के बाद सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा बी सी। ठीक है भाई। अब उसके बाद ये फर्स्ट स्टेप आपका मल्टीप्लिकेशन के बाद सॉल्व हो गया। अब आप देखें इसमें और क्या सॉल्व कर सकते हैं। आपको याद होगा कि बूलियन अलजेब्रा के रूल्स के मुताबिक जब भी दो सेम वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उनको हम दो के बजाय सिर्फ एक ही दफ़ा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा सिर्फ एक दफ़ा ए और साथ में जो है बाकी सारी जो है हमारे पास ये एक्सप्रेशन एज इट इज़ रहेगी। अच्छा भाई, अब उसके बाद आप इसमें क्या कर सकते हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये कर सकते हैं कि ये जो फर्स्ट दो आपको नज़र आ रही हैं टर्म्स, इनमें से आप ए को कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है भाई। तो जब आप इनमें से ए को कॉमन निकाल लेंगे तो बाकी देखें हमारे पास पीछे क्या बचेगा। यहाँ से ए कॉमन निकल गया तो यहाँ बचेगा सिर्फ 1 और यहाँ से ए सी में से ए कॉमन निकल जाएगा, सिर्फ बचेगा सी। बाकी सारी एक्सप्रेशन जो है हमारे पास एज इट इज़ रहेगी कि ए बी प्लस बी सी। अच्छा, अब आप देखें हमारे पास बुलियन अलजेब्रा जो होती है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स की अलजेब्रा होती है। और आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स जो होते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ दो ही हालतें होती हैं, या तो करंट मौजूद होता है या करंट मौजूद नहीं होता। इसीलिए इसको बाइनरी अलजेब्रा भी कहते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हर वेरिएबल के अंदर दो में से कोई एक वैल्यू होगी, या तो 0 या 1। तो इसको आप बजाय इसके कि रट्टा लगाएं, आप इस तरीके से समझ करके करेंगे ना तो आप देखें इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ 1 + c लिखा हुआ है तो रूल कहता है कि अगर 1 + c है और c जो है हमारे पास वेरिएबल है जिसमें 0 या 1 में से कोई एक वैल्यू होगी, तो अल्टीमेटली इसका आंसर जो है किसी भी चीज़ में 1 प्लस करें तो बूलियन अलजेब्रा में आंसर जो है उसका 1 ही रिटर्न होता है। तो 1 में अगर 0 भी प्लस करेंगे, सी की वैल्यू 0 होगी तब भी आंसर इस ब्रैकेट का 1 रिटर्न होगा, और अगर 1 होगी तो दो 1 भी एक 1 के बराबर ही होंगे। ये नहीं कि 1 + 1 2 लिख दिया आपने। ठीक है भाई। तो ये हमारी नॉर्मल अलजेब्रा नहीं चल रही, ये हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स की अलजेब्रा चल रही है, तो उसमें ऐसा 1 + 1 2 नहीं होगा। तो लिहाजा मैं सिंपली ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे 1 + c जो है वो किसके बराबर होगा, ऑलरेडी 1 के बराबर होगा। तो ये अलजेब्रा का रूल है। तो गोया यहाँ पर आप a.1 लिख सकते हैं। तो ये पूरा ब्रैकेट सॉल्व होकर सिर्फ a.1 बचेगा, यानी कि इसका आंसर 1। बाकी सारी वैल्यूज़ a b और b c एज इट इज़ रहेंगे। ठीक। अच्छा, अब 1 से कोई भी वेरिएबल मल्टीप्लाई होगा तो अंडरस्टूड सी बात है उसका आंसर क्या आना चाहिए हमारे पास, 1 ही ए ही आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ए अगर ओरिजिनल वेरिएबल है, अगर ए की वैल्यू 0 होगी तो 0 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद भी वो ए की वैल्यू ही कायम रहेगी, और अगर ए की वैल्यू 1 होगी तो भी 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद ए की ही ओरिजिनल वैल्यू नीचे रहेगी। तो गोया ये वाला जो स्टेप है हमारे पास, उसमें सिर्फ ज़रा सी चेंजिंग ये होगी कि अगले उसमें जा कर के हम सिर्फ 1 उसका हटा देंगे। ठीक है भाई। तो ये a + ab और bc की हालत में रिड्यूस हो गया। अब उसमें से हम क्या कर सकते हैं कि शुरू की जो दोनों टर्म्स हैं उसमें से a देखें दोबारा कॉमन निकल रहा है तो उसको दोबारा कॉमन निकाल लेंगे। तो a को कॉमन निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, a वहाँ से बाहर चला गया तो 1 बचा उसकी जगह पे, और दूसरी तरफ से ab में से a बाहर चला गया तो वहाँ पर सिर्फ बचेगा b, और साथ में जो है वो अगली वैल्यू बी सी वो एज इट इज़ रहेगी। फिर वो देखें सेम सिचुएशन आ गई, जिस तरह किसी भी वेरिएबल में 1 प्लस करें तो हमें पता है उसका आंसर जो होता है वो हमारे पास 1 रिटर्न होता है। तो इसी तरह यहाँ पर सिर्फ सी की जगह बी वैल्यू चेंज हो गई तो सेम वही रूल अप्लाई करेंगे बूलियन अलजेब्रा का, और यहाँ पर हमारे पास दोबारा 1 बचेगा तो हम लिख देंगे a.1 + bc। अब आप देख सकते हैं ये सॉल्व करने के बाद, रिड्यूस करने के बाद, इन दोनों ब्रैकेट्स को जब हमने बूलियन अलजेब्रा के तरीक़ों से सॉल्व किया तो आंसर क्या रिटर्न हुआ, वही a + bc। तो इसका मतलब इसके करेक्ट जो ऑप्शन है वो ये वाला ऑप्शन है। तो आप इस तरह से जो है चीज़ों को जो है समझ के करेंगे तो फिर आपको रटना नहीं पड़ेगा और आप चेक कर सकते हैं कौन सा करेक्ट आंसर है। अच्छा भाई, तो चलें ये तो मसला आपका हो गया ख़त्म। अब चलते हैं अगले हिस्से की तरफ। तो अगला जो हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव है वो हमसे कह रहा है नंबर 16 कि डी मॉर्गन थ्योरम स्टेट्स दैट। डी मॉर्गन थ्योरम क्या कहता है, तो डी मॉर्गन थ्योरम में दो बातें थी, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है ये जो है, ये तो इसकी पहली बात है डी मॉर्गन थ्योरम की, कि अगर आपके पास दो वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगाओ
तो वो बराबर होते हैं कि उन्हीं वेरिएबल्स को अलग से कॉम्प्लीमेंट लेके आप प्लस कर लें, ठीक है ना। अच्छा, डिमॉर्गन की दूसरी बात क्या थी, वो सेम यही बात थी, सिर्फ उसमें चेंजिंग्स ये थी कि प्लस वाला साइन अंदर चला जाएगा और ये मल्टीप्लाई वाला साइन बाहर आ जाएगा। तो उसको आप इस तरह से याद रखिएगा आप दिमाग में कि अगर हमारे पास जो है इनमें से कोई भी एक बात हो कि प्लस का साइन अगर अंदर चला जाए और जो है मल्टीप्लाई का साइन बाहर आ जाए तो भी, या जैसे ये लिखा हुआ है, ये दोनों के दोनों डिमॉर्गन्स थ्योरम की स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है ना। तो दो स्टेटमेंट्स थी और यहाँ पे उन्होंने कहा है कि इनमें से कौन सी डिमॉर्गन थ्योरम की स्टेटमेंट है। तो पहली वाली स्टेटमेंट डिमॉर्गन थ्योरम की स्टेटमेंट से मिल रही है, बाकी कोई सी भी नहीं मिल रही, ठीक है ना फर्स्ट वाली से ना सेकंड वाली से। तो ये वाली स्टेटमेंट तो फर्स्ट स्टेटमेंट है और बाकी कोई सी भी स्टेटमेंट करेक्ट डिमॉर्गन स्टेटमेंट नहीं है। अच्छा भाई, अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है 17 वो हमसे कह रहा है हाउ मैनी एंड गेट्स आर रिक्वायर्ड टू रियलाइज दिस। और आगे आपके पास एक इक्वेशन दी हुई है। तो पहली बात, एंड गेट्स होते क्या हैं भाई। तो भाई देखो, ये भी जो है आपके पास जो बूलियन अलजेब्रा वाला चैप्टर है उसका एक कंसेप्ट है। एंड गेट्स का मतलब, एंड का मतलब होता है बूलियन के अंदर मल्टीप्लिकेशन, और किसी भी दो वेरिएबल्स के दरमियान जब हम मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं तो उसको हम एंड गेट भी कहते हैं, ठीक है ना। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए या तो डॉट का साइन लिख दिया जाता है या बिना डॉट के अगर दोनों वेरिएबल्स को साथ में भी लिख दिया जाए तो उसका मतलब भी होता है कि ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हो रही है। तो अब ये जो सामने इक्वेशन दी हुई है कि भाई ये जो आपके पास एक वेरिएबल है y वो बराबर है सी डी प्लस ई एफ के, तो इसमें कितने एंड गेट्स यूज़ हो रहे हैं तो आप खुद ही देख करके बता सकते हैं। देखो, एक मल्टीप्लिकेशन तो सी डी के दरमियान हो रही है और दूसरी ई एफ के दरमियान, तो इसका मतलब इसमें एंड गेट्स जो हैं यानी मल्टीप्लिकेशन जो है वो 2 टाइम्स परफॉर्म हो रही है। तो करेक्ट इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 4 है। फिर उसी तरीके से हमारे पास जो है 18 में हमसे कह रहा है द एंड गेट हैज़ 2 और मोर इनपुट सिग्नल्स इन वंस एंड ज़ीरोस, व्हाट विल बी द आउटपुट। कि अगर आपके पास मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ठीक है भाई, द एंड गेट हैज़ 2 और मोर इनपुट सिग्नल्स, और उसके अंदर हमारे पास जो इनपुट सिग्नल्स है, जैसे कि ये दो वेरिएबल्स ले लेते हैं, इनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन हो रही है और जो इनके इनपुट वैल्यूज़ हैं आपके पास वो किस सूरत में है, एक वंस की सूरत में और एक ज़ीरोज़ की सूरत में। तो आउटपुट उसका क्या बनेगा। देखो, जब भी कभी मल्टीप्लिकेशन हो बूलियन अलजेब्रा के अंदर, और अगर उसमें दिए हुए जितने भी वेरिएबल्स हों, दो हों या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स भी मल्टीप्लाई हो रहा हो, और अगर उनमें से किसी एक वेरिएबल की भी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी तो आपके पास जो आंसर आएगा ना वो ज़ीरो रिटर्न होगा, क्योंकि याद रखो जो ज़ीरो से टकराएगा ज़ीरो हो जाएगा। तो ज़ीरो से कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई होती है, आंसर रिटर्न ज़ीरो होता है। तो दो वेरिएबल्स हों या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स हों और उनमें एंड गेट लगा हुआ हो, तो आप याद रखो कि अगर किसी एक की भी वैल्यू अगर ज़ीरो होगी तो आंसर कंप्लीट जो होगा उसका एंड गेट का वो ज़ीरो आएगा, ठीक है। और सिर्फ एंड गेट का आंसर उस सूरत में वन आता है जब तमाम इनपुट की वैल्यूज़ वन की सूरत में हो। तो तमाम इनपुट वन होंगे तो आंसर वन होगा, वरना अदरवाइज ज़ीरो, ठीक है भाई। तो ये सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इसी तरीके से अब अगला जो नंबर 19 है उसमें कह रहे हैं अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स एन इंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज, कि एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो कि किसी भी प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दे। तो आपको पता है ये हमारे पास कंपाइलर ही कर सकता है, ठीक है भाई। तो ये कंपाइलर एक ऐसा ट्रांसलेटर प्रोग्राम होता है जो कि कम्प्लीटली कोड को जो है आपके सोर्स यानी कि कोड से हाई लेवल लैंग्वेज से उठा करके उसको मशीन जो है ऑब्जेक्ट कोड के अंदर जो है उसको ट्रांसलेट कर देता है। वो पूरा कंप्लीट प्रोग्राम एक ही दफ़ा में ट्रांसलेट होता है। क्लास 9 में आपको याद होगा कि आपने GW बेसिक का जब प्रैक्टिकल किया है तो उसमें लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन होती थी। किसी भी लाइन में एरर होता था तो प्रोग्राम आगे रन नहीं करता था, उसी लाइन का एरर डिस्प्ले करके रुक जाता था, तो उसमें इंटरप्रेटर यूज़ होता था, ठीक है भाई। बाकी मॉडर्न लैंग्वेजेस में आज के कंपाइलर यूज़ होता है। तो कंपाइलर कंप्लीट ट्रांसलेशन करता है, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन करता है। अब नंबर 20 में हमसे कह रहे हैं प्रोग्राम्स डिज़ाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क इज़ नोन एज, कैसे प्रोग्राम्स जिनको किसी खास मकसद के लिए बनाया जाए तो उनको हम क्या कहते हैं। तो अब नीचे जो हमारे पास जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर तो एक जनरल सॉफ्टवेयर होता है जो पूरे हार्डवेयर को चलाने के लिए होता है, स्पेसिफिक काम के लिए डिज़ाइन नहीं होता। इसी तरीके से हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम भी सिस्टम सॉफ्टवेयर की टाइप है जो कि सिस्टम को चलाने के लिए यूज़ होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो उसमें जो ऑप्शन है आपका सेकंड ऑप्शन वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो किसी खास मकसद के लिए बनाए जाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे टाइपिंग करी है तो टाइपिंग के लिए हमने MS वर्ड को यूज़ किया है क्योंकि ये डॉक्यूमेंट एडिटर सॉफ्टवेयर है। इसी तरीके से हम यहाँ पे जो अपना लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसके लिए हमने जो है एक
डेडिकेटेड स्क्रीन रिकॉर्डर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो स्क्रीन रिकॉर्डर बना ही सिर्फ इस काम के लिए कि मैं स्क्रीन रिकॉर्ड करके अपना लेक्चर जो है सेव कर सकूँ। तो ये सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं, ये बनते हैं किसी खास एक मकसद के लिए। अब मैं स्क्रीन रिकॉर्डर से वर्ड डॉक्यूमेंट टाइप नहीं कर सकता और वर्ड डॉक्यूमेंट वाले उस पर एडिटर पे स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो ये इसका करेक्ट आंसर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। फिर उसके बाद 21 में कह रहे हैं द प्रोसेसिंग ऑफ कन्वर्टिंग एन एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल इज कॉल्ड, कि जब हम कभी भी एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो भाई इसका करेक्ट आंसर जो है वो है डीमॉड्यूलेशन, कि जब कभी भी एनालॉग सिग्नल जो है हमारे पास आ रहा हो और उसको हम उसके कन्वर्ट कर रहे हो डिजिटल में ताकि कंप्यूटर को समझ में आ सके, तो ये डीमॉड्यूलेशन कहलाती है। और जब आप कंप्यूटर से कोई ट्रांसमिशन कर रहे हो, यानी कि कंप्यूटर तो आपको पता है कि कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल्स पे ऑपरेट करता है, ठीक है। अब कंप्यूटर से आपने कोई सिग्नल सेंड करना हो तो उसको हम मॉड्यूलेशन कहते हैं। तो कंप्यूटर अपने डिजिटल सिग्नल को कन्वर्ट करता है एनालॉग सिग्नल में और फिर टेलीफोन वायर के ज़रिए उसको जो है सेंड कर दिया जाता है, तो ये मॉड्यूलेशन होती है। और इसी तरीके से आपके पास टेलीफोन वायर के ज़रिए इंटरनेट से या कोई भी जो है नेटवर्क से जो इन्फॉर्मेशन आ रही होती है तो वो एनालॉग सिग्नल होता है, ठीक है भाई। अब उस एनालॉग सिग्नल को कंप्यूटर को समझाने के लिए जो मॉडेम लगा हुआ होता है वो उसको कन्वर्ट करता है एनालॉग से डिजिटल में। तो ये करेक्ट आंसर डीमॉड्यूलेशन है। अच्छा भाई, अब 22 कहता है विच केबल ट्रांसमिट्स डाटा ट्रांसमिशन अप टू 10 Mbps। 10 Mbps इनमें से कौन सी केबल है जिसकी जो है लिमिट होती है ट्रांसमिशन की। तो 10 Mbps की जो लिमिट होती है वो सिर्फ ट्विस्टेड पेयर की होती है। बाकी कॉक्सियल केबल जो होती है आपकी, जो कि आपके घरों में जो केबल टीवी होता है उसमें जो केबल होती है वो कॉक्सियल केबल होती है, तो उसकी तो स्पीड जो होती है वो 100 Mbps तक होती है। और फाइबर ऑप्टिक्स के तो क्या ही कहने माशाल्लाह, ये तो जो है जीबीज़ में डाटा ट्रांसफ़र करती है। माइक्रोवेव ये कोई केबल ही नहीं है, तो वायरलेस ट्रांसमिशन है। तो ट्विस्टेड पेयर हमारे पास सबसे जो है मैक्सिमम 10 MB या इससे थोड़ा सा ज़्यादा डाटा ट्रांसफ़र कर सकती है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो जो है 23 हमसे कहता है अ स्टेट ऑफ कम्युनिकेशन दैट अलाउज इन्फॉर्मेशन टू ट्रैवल इन टू डायरेक्शंस बट नॉट साइमल्टेनियसली एट अ टाइम। कि ऐसी हालत कम्युनिकेशन की या वो सूरत कम्युनिकेशन की जो कि अलाउ करती है इन्फॉर्मेशन ट्रैवलिंग टू डायरेक्शन में लेकिन नॉट साइमल्टेनियसली। नॉट साइमल्टेनियसली का मतलब कि पहले एक वक्त में एक काम होगा, दो डिवाइसेस कनेक्टेड हैं तो वो एक वक्त में एक डिवाइस या तो सेंड करेगा या रिसीव करेगा, दोनों काम एक साथ नहीं कर सकता, ठीक है ना। जैसे आप कंप्यूटर पर बैठ के काम कर रहे होते हैं ना, तो यहाँ से आप अपलोड भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आपके पास ये फैसिलिटी है कि आपकी जो ट्रांसमिशन है वो दोनों काम कर सकती है, ठीक है ना। फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन होती है ये। और इसी का जो आधा होता है यानी हाफ डुप्लेक्स, उसमें ये होता है कि कनेक्टेड तो होते हैं दो डिवाइस लेकिन उनमें सिर्फ एक वक्त में एक काम करने की इजाज़त होती है। जैसे कि आप सिर्फ या तो अपलोड कर लें या डाउनलोड कर लें, तो ये एक काम एक वक्त में कर सकते हैं, तो फिर ये आपकी जो कम्युनिकेशन होगी ये हाफ डुप्लेक्स कहलाएगी। अच्छा भाई, तो अब नंबर 24 में हमसे पूछ रहा है कि डाटा इज सेंट 1 बाइट एट अ टाइम ओवर द नेटवर्क इन विच टाइप ऑफ ट्रांसमिशन। कि कौन सी ट्रांसमिशन इनमें से ऐसी है जिसमें डाटा 1 बाइट एट अ टाइम जाता है। तो इसमें करेक्ट आंसर जो है वो गिवन ऑप्शंस में से वो हमारे पास असिंक्रोनस ट्रांसमिशन होगा, ठीक है ना। ये होती क्या है भाई, देखें हमारे पास डाटा जो होता है वो दो तरह से ट्रांसमिट हो सकता है, ठीक है ना, या तो सिंक्रोनस वे में या असिंक्रोनस वे में। इनमें फ़र्क ये होता है कि सिंक जो इसमें शुरू में जो वर्ड यूज़ हो रहा है इसका मतलब होता है कि दोनों का आपस में जो क्लॉक है वो एक दूसरे के साथ अलाइन हुई हुई है, यानी सेम टाइमिंग में सेम क्लॉक में जो है ना आपका डाटा ट्रांसफ़र हो रहा होगा। और उसको आसान तरीके से समझाया जाए तो ये समझ लेंगे दो सेंडर रिसीवर जो एक वक्त में लाइव हों और वो डाटा साइमल्टेनियसली सेंड एंड रिसीव कर रहे हों बजाय इसके कि पैकेट्स में कर रहे हो, तो वो जो डाटा होता है वो सिंक्रोनस ट्रांसमिशन कहलाती है कि दोनों में सेम टाइमिंग में डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है। और अगर आपके पास क्लॉक अलाइनमेंट ना हो कम्युनिकेशन डिवाइसेस के दरमियान, बल्कि डाटा जो है वो आपके बाइट्स के पैकेट्स के अंदर ट्रांसफ़र हो रहा हो, तो फिर वो ट्रांसमिशन जो होती है वो असिंक्रोनस ट्रांसमिशन कहलाती है, ठीक है ना। तो इसमें साइमल्टेनियस डाटा ट्रांसफ़र नहीं होता बल्कि बाइट्स जो होते हैं वो इरेगुलर टाइमिंग पर सेंड हो रहे होते हैं। तो ये स्लो होती है थोड़ी सी और सिंक्रोनस ट्रांसमिशन जो होती है वो फास्ट होती है, ठीक है। अच्छा भाई, तो उसका करेक्ट आंसर जो हो गया कि 1 बाइट यानी कि टुकड़ों में जो ट्रांसमिशन होती है वो असिंक्रोनस ट्रांसमिशन होती है। तो ये इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। फिर उसके बाद हमसे अब 25 में कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कंप्यूटर वायरस। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो कंप्यूटर वायरस है। तो पहला जो ऑप्शन है वो तो हमारे पास वॉर्म है, दूसरा ट्रोजन हॉर्स है और तीसरा
टाइम बॉम्ब, और चौथे में लिखा ऑल ऑफ देम। देखो अगर यहाँ वायरस की जगह लिखा हुआ होता मेलवेयर्स, कि इनमें से कौन सा प्रोग्राम जो है वो मेलवेयर है, तो मेलवेयर जो है ना वो एक जनरल टर्म है जो कि यूज़ होती है सबके लिए। मेलवेयर का मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि आपके इस्तेमाल का नहीं होता, या जो कि किसी किस्म की करप्ट इंटेंशंस रखता है, जो कि कंप्यूटर के लिए यूज़फुल नहीं होता, ठीक है। तो वो मेलवेयर कहलाता है। और मेलवेयर जो है ना वो ये सारे के सारे टाइम बॉम्ब, ट्रोजन हॉर्स, वॉर्म, ये सारे के सारे हमारे पास मेलवेयर सॉफ्टवेयर्स हैं। लेकिन अगर वर्ड इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया वायरस का, कि बताओ इनमें से वायरस कौन सा है, तो देखो वायरस जो है इनमें से वो सिर्फ और सिर्फ टाइम बॉम्ब वायरस है। अच्छा भाई, तो जो वॉर्म होता है वो एक ऐसा मेलिशियस प्रोग्राम होता है, ठीक है भाई, ऐसा मेलवेयर प्रोग्राम होता है जो कि रेप्लिकेशन करता है, यानी कि आपकी मेमोरी को जो है ना जंक फाइल से भर देगा, और आपका कंप्यूटर जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा स्लो स्पीड में काम करने लगेगा, और फिर अल्टीमेटली उसमें आपको जो है ना उसकी रिसोर्सेज ना वेस्ट हो रही होंगी। तो ये तीनों के तीनों जो है मेलवेयर ज़रूर है, लेकिन तीनों के तीनों वायरस नहीं कहलाते, थोड़ा सा टेक्निकल फ़र्क है। तो वॉर्म रेप्लिकेशन करता है। ट्रोजन हॉर्स क्या करता है? ट्रोजन हॉर्स एक ऐसा मेलवेयर प्रोग्राम होता है जो कि दिखने में तो आपको नहीं पता चलेगा कि आपको जो है ना पायरेटेड गेम या सॉफ्टवेयर वगैरह जब लोड करते हैं तो उनके साथ ना ट्रोजन हॉर्सेस उसमें इंस्टॉल होते हैं। तो वो करते क्या है कि भाई वो आपके सिस्टम में एक दफ़ा जब इंस्टॉल हो जाएंगे ना, तो फिर उसके बाद आपके सिस्टम की जो है ना सिक्योरिटी गई काम से, वो किसी दूसरे प्रोग्राम के साथ जो आपको यूज़फुल लग रहा होता है उसके साथ वो अटैच होते हैं, और आप वहाँ पर जब एक्सेप्ट करते हैं तो वो साथ साथ जो है वो प्रोग्राम्स अपने साथ साथ ट्रोजन हॉर्सेस भी जो है ना लोड कर देते हैं आपके कंप्यूटर में। फिर आपका सिस्टम जो है ना वो समझ लें कि जो है ना गया। तो ये काम होता है ट्रोजन हॉर्सेस का। तो वो बज़ाहिर यूज़फुल प्रोग्राम्स लग रहे होते हैं या यूज़फुल प्रोग्राम्स के साथ अटैच होते हैं, लेकिन उनके पीछे जो इंटेंशंस होती हैं वो गुड इंटेंशंस नहीं होती हैं, ठीक है भाई। और टाइम बॉम्ब जो वायरस होता है वो एक्चुअली करता क्या है कि भाई, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है टाइम बॉम्ब, तो अब आपके पास हैंड ग्रेनेड होता है, जब आप उसकी पिन निकाल करके फेंकेंगे तो क्या होगा, उसमें कुछ सेकंड्स का टाइम होता है, काउंटर होता है, और उसके बाद वो जो है ना फिर फट जाता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपके पास जो कंप्यूटर वायरस, जो टाइम बॉम्ब वायरस होता है ना, वो एक ट्रिगर होता है उसका कि भाई इतने टाइम बाद उसने जो है ना एक्टिवेट होकर के तबाही मचानी है। तो उस वायरस को ना टाइम बॉम्ब वायरस कहते हैं। और जस्ट लाइक ऑल अदर वायरसेस वो आपके कंप्यूटर को जो है ना करप्ट कर सकता है, आपकी फाइल्स को, ठीक है ना, इनक्रिप्टेड भी कर सकता है। तो ये सारे काम जो है उसके टाइम बम वायरसेस के होते हैं। तो इनमें से सिर्फ यही है जो कि वायरस कहलाने का हकदार है, बाकी सारे मेलवेयर ज़रूर है लेकिन वायरस नहीं है, ठीक है भाई, ये टेक्निकल डिटेल याद रखिएगा। अब चलते हैं नंबर 26 की तरफ। वो कहता है मैनी ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ डैश टू कीप देयर इंटरनल नेटवर्क सिक्योर वाइल अलाउइंग कम्युनिकेशन विद द रेस्ट ऑफ इंटरनेट। कि ऑर्गेनाइजेशंस किस चीज़ का इस्तेमाल करती हैं अपने नेटवर्क्स के साथ, जिसकी वजह मदद से वो इंटरनेट भी यूज़ कर सकती हैं, ठीक है भाई, और उनका नेटवर्क सिक्योर भी रहता है। तो भाई वायरस तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते, कौन वायरस यूज़ करेगा। हार्डवेयर ऑब्वियसली सी बात है यूज़ होता है, ग्राफिक्स भी पता है हमें यूज़ होता है। ये फर्स्ट ऑप्शन ये सबसे करेक्ट है, फायरवॉल। नॉर्मली भी हमारे तमाम जितने भी कंप्यूटर्स वगैरह होते हैं तो उसमें जो है हमारे पास ऑप्शन होता है फायरवॉल का। फायरवॉल करती क्या है, ये बिल्कुल एक जो है ना पर्दे की तरह होती है, कि ये जो है आपके कंप्यूटर में कनेक्शन भी रहने देती है, इंटरनेट के ज़रिए आप कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, ट्रांसमिशन सेंड एंड रिसीव भी कर सकते हैं, और साथ में आपके पास अगर जो है कोई उसको लगता है कि बीच में कोई आपके ऊपर वायरस अटैक हो रहा है, कोई जो है स्पाईवेयर या रैंसमवेयर आप पे अटैक करने की कोशिश कर रहा है, तो वो उसको कनेक्शन को ब्लॉक भी करती है। तो आपका नेटवर्क भी सिक्योर रहता है, आपका कंप्यूटर कम्युनिकेट भी कर रहा होता है, और वो बुरी चीज़ों से बचा भी रहता है। तो वो छन्ने का काम करता है, तो ये होती है फायरवॉल। अब उसके बाद हमारे पास जो है नंबर 27 जो कहता है, वो कहता है ऑब्जेक्टिव के अ कंप्यूटर एप्लीकेशन वेयर बाय मैसेजेस आर ट्रांसमिटेड विया डाटा कम्युनिकेशंस टू इलेक्ट्रॉनिक मेल बॉक्स इज कॉल्ड। ये तो बहुत बच्चों जैसा है कि भाई ऐसी कंप्यूटर एप्लीकेशन जिसमें मैसेजेस ट्रांसमिट होते हैं डाटा कम्युनिकेशंस के इलेक्ट्रॉनिक मेल बॉक्स पे। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक मेल बॉक्स तो हमारे पास ईमेल को कहते हैं, तो करेक्ट आंसर जो है इसमें वो ईमेल है। चलिए भाई, अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 28 कह रहा है द टर्म गीगाबाइट रिफर्स टू, कि एक गीगाबाइट जो होता है वो किसको शो करता है। तो जीबी जो होता है वो जीबी से हमारे पास पहले जो यूनिट होता है वो होता है एमबी। तो मेगाबाइट्स, मेगाबाइट्स के बाद फिर गीगाबाइट्स आता है, ठीक है ना। तो आप ऐसे याद रखिएगा, बेट बाइट्स, बाइट्स के बाद किलोबाइट्स, किलोबाइट्स के बाद मेगाबाइट्स, मेगाबाइट्स के बाद गीगाबाइट्स, गीगाबाइट्स के बाद फिर टेराबाइट्स आते हैं, और इस तरह से चलता रहता है, काफ़ी लंबी सीरीज़ है। तो हर एक से दूसरी जो हमारे पास मेमोरी की जो यूनिट होती है उसमें 1024 की सीक्वेंस का फ़र्क होता है। तो 1 किलोबाइट जो होते हैं हमारे पास, तो उसके अंदर 1024 बाइट्स होते हैं।
तो इसी तरीके से 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट्स होते हैं, तो फिर 1 गीगाबाइट जो है उसमें उसके प्रीवियस यूनिट के 1024 शामिल होते हैं। ठीक है भाई, तो इसका करेक्ट ऑप्शन 1024 मेगाबाइट्स है। अच्छा, अब अगला जो है हमारे पास जो 29 है वो कहता है एन एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट हेल्प्स द यूज़र टू कैलकुलेट एनी नंबर बाय द फार्मूलाज एंड इमीडिएटली सी द रिजल्ट ऑफ दैट चेंज इज़ कॉल्ड। कि ऐसा कौन सा एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो हमें मदद करता है कि हम कैलकुलेट कर सकें फार्मूले की मदद से किसी भी चीज़ को और उसका आंसर उसी वक्त हम अपने सामने देख भी लें। तो सबसे जो ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे पास, उसमें हमारे पास डेस्कटॉप पब्लिशिंग प्रोग्राम है। ये तो फार्मूला यूज़ ही नहीं करता भाई, ये तो पब्लिशिंग वगैरह के लिए, डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज़ होता है। डेटाबेस में आप डाटा सेव करते हैं, उसमें कोई इस किस्म के फार्मूले लगा के प्रोसेसिंग नहीं करते। थर्ड ऑप्शन जो है स्प्रेडशीट, ये काम इसमें होता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि फार्मूले आप स्प्रेडशीट के अंदर यूज़ कर सकते हैं, वर्ड प्रोसेसर या डेटाबेस या डेस्कटॉप पब्लिशिंग में आप यूज़ नहीं करते। तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसी तरह से नंबर 30 में अब हमसे कह रहा है फास्ट एथरनेट इज़ कॉल्ड। फास्ट एथरनेट किसको कहते हैं? फास्ट एथरनेट ये हमारे पास एक जो है कम्युनिकेशन के अंदर, नेटवर्किंग के अंदर एक यूज़ होने वाली टर्मिनोलॉजी है, और ये कहा जाता है किसी भी ऐसे कनेक्शन को जो कि 100 बेस टी का हो, जिसमें 100 MBs की जो है स्पीड हो, तो उसको हम कहते हैं फास्ट एथरनेट। अब उसके बाद नंबर 31 में हमसे कहता है विच इज़ कंसिडर्ड अ डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस। डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? आपको इनपुट डिवाइसेस का तो पता होगा कि भाई वो सारे डिवाइसेस जो कि कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होते हैं वो कहलाते हैं वो इनपुट डिवाइसेस कहलाते हैं जनरली तौर पे। अब ये डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जिससे कंप्यूटर को इनपुट तो सेंड किया जाता है, लेकिन उसमें ह्यूमन इंटरेक्शन कम से कम हो। तो वो डिवाइसेस जिसमें ह्यूमन इंटरेक्शन कम होती है और वो इनपुट क्विकली, तेज़ी के साथ कंप्यूटर को डाटा सेंड कर सकें, तो वो कहलाते हैं डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइसेस। जैसे अब नीचे जो ऑप्शंस हैं इसमें देखें आप, कीबोर्ड बिना ह्यूमन इंटरेक्शन के चल ही नहीं सकता। ठीक है भाई, इसी तरीके से टाइपिंग मशीन के लिए भी इंसान की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बगैर तो नहीं आपका डाटा सेंड हो सकता। इसी तरीके से फैक्स मशीन को भी ऑपरेट करने के लिए इंसान चाहिए ऑटोमेटिकली, ये तीनों डिवाइसेस नहीं चल सकते। लेकिन ऑप्टिकल स्कैनर्स जो होते हैं उसके लिए आपको इंसानों की ज़रूरत इतनी ज़्यादा नहीं पड़ती। उसमें क्या होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं आप स्कैन कर सकते हैं एक ही वक्त में, तो जो है ह्यूमन इंटरेक्शन कम होती है उसमें, और स्कैनर जो है वो तेज़ी से परफॉर्म कर सकता है। अच्छा, ऑप्टिकल स्कैनर से आपके दिमाग में अगर सिर्फ वही वाला स्कैनर आ रहा है जिसको हम यूज़ करते हैं माइक्रो कंप्यूटर के साथ, तो भाई उसमें तो आपको लगेगा भाई इसमें भी तो ह्यूमन इंटरेक्शन इन्वॉल्व होती है। लेकिन हमारे पास बहुत सारे स्कैनर ऐसे होते हैं जो कि इसमें ह्यूमन इंटरेक्शन उतनी भी नहीं होती जितनी हमारे नॉर्मल स्कैनर्स में होती है। जैसे कि अगर आपके पास फिंगरप्रिंट स्कैनर है, तो उसमें जितने भी जो एम्प्लॉयज़ हो रहे होते हैं वो इनरोल हो रहे होते हैं, वो सारे के सारे अपने जो है फिंगरप्रिंट टच करके चले जाते हैं। तो उसमें कंप्यूटर ऑटोमेटिकली सबकी अटेंडेंस, सबका डाटा, सबकी टाइमिंग खुद ही कैलकुलेट कर रहा होता है। तो बहुत सारा डाटा जो है इनपुट खुद ही क्विकली हो रहा होता है, फास्टली हो रहा होता है। तो वो जो है वो वाले स्कैनर्स जो होते हैं वो सारे के सारे मिसालें डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस के। तो याद रखिएगा, डायरेक्ट एंट्री का मतलब कि ऐसा इनपुट डिवाइस जिसमें ह्यूमन इंटरेक्शन कम हो और डाटा बंच में ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर को सेंड किया जा सके। इसी तरीके से अब हमारे पास जो है 32 में कहता है द इंटरनेट वर्किंग प्रोटोकॉल इज़ नोन एज, कि इनमें से कौन सी जो नीचे एब्रीवेशन है उसको हम इंटरनेट वर्किंग प्रोटोकॉल भी कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है नंबर 3 है, TCP/IP, जिसकी फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब नंबर 33 हमसे कहता है द टू इनपुट्स आर हाई इन नॉर गेट, व्हाट विल बी द आउटपुट। तो पहली बात तो आपको और गेट पता होना चाहिए। जिस तरह से बूलियन अलजेब्रा में मल्टीप्लिकेशन के लिए एंड यूज़ होता है, उसको एंड गेट कहते हैं, इसी तरीके से एडिशन के लिए और यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये और कहलाता है। अब इस और के साथ एन अगर लगा हुआ हो तो उसका मतलब होता है कि ये और की निगेशन, यानी कि समझ लो कि दो वैल्यूज़ को ऐड किया और उसके बाद उनका कॉम्प्लीमेंट ले लिया, यानी कि उनकी रिवर्स कर दी वैल्यू, तो उसे कहते हैं नॉर गेट। तो ये कह रहे हैं दो इनपुट्स हैं वो हाई है। अब हाई का मतलब ये है कि 1 है। ठीक है भाई, ये कंप्यूटर है, इसका हाई का मतलब नॉर्मल इंग्लिश वाला हाई नहीं है। यहाँ पर जो मतलब है हाई का वो है कि उसकी वैल्यू 1 होगी, और लो लिखा हो अगर बूलियन अलजेब्रा में कभी, तो समझ जाओ उसका मतलब होता है कि वहाँ वैल्यू 0 होगी। ठीक है भाई, तो दो आपके पास इनपुट्स आ रहे हैं वेरिएबल के और उन दोनों की वैल्यूज़ 1 है। तो जब आप उन दोनों को प्लस करेंगे, ठीक है भाई, तो दो 1 प्लस होते हैं, तो आपको पता है बूलियन अलजेब्रा में 1 प्लस करने पर आंसर 1 ही रिटर्न होगा।
दो 1 प्लस होंगे तो फिर उसका जो आंसर रिटर्न हुआ है 1, उसको आप n यानी कि उसका कॉम्प्लीमेंट ले लें, यानी कि उसको रिवर्स कर दें। तो 1 का आपका रेसिप्रोकल क्या होता है, 0 होता है। तो आउटपुट क्या बना आपका, 0। तो इस तरह अगर आप ठंडे दिमाग से सोचें कि भाई दो इनपुट्स लिए, दोनों की वैल्यू 1 है और उनको प्लस करेंगे पहले और गेट से, तो उसका आंसर 1 रिटर्न होगा। फिर उसका कॉम्प्लीमेंट यानी कि n की वैल्यू ले लें तो वो वापस 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर 0 है। अब इसी तरीके से नंबर 34 में हमसे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ डिज़ाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर। इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर या कौन सी वैल्यूज़ जो कि इसी तरह इसलिए डिज़ाइन की जाती है कि वो कंप्यूटर को कंट्रोल कर सके। तो आपको पता है भाई इसका करेक्ट आंसर सिस्टम सॉफ्टवेयर है, क्योंकि ये इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि इसका काम ही कंप्यूटर की सारी वर्किंग और हार्डवेयर जो होता है उसको कंट्रोल करना होता है। हार्डवेयर को ये कंट्रोल करता है, फिर बाकी काम तो यूज़र करवाता है। अच्छा, आपके दिमाग में अगर है कि यूज़र इसका करेक्ट आंसर है, भाई तो यूज़र को कौन डिज़ाइन करता है, अल्लाह ताला ने डिज़ाइन किया यूज़र को, और फिर यूज़र कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहा होता है। तो भाई यूज़र इसका करेक्ट आंसर नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन सिस्टम सॉफ्टवेयर इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई। अच्छा, फिर उसके बाद हमसे नंबर 35 में कह रहे हैं एस्की और एप्सिडिक आर द पॉपुलर कैरेक्टर कोडिंग स्कीम्स। ठीक है भाई, ये एस्की और एप्सिडिक हमारे पास कैरेक्टर की कोडिंग सिस्टम्स होते हैं। तो ये एप्सिडिक जो होती है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, एप्सिडिक जो होता है इसकी फुल फॉर्म होती है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ठीक है, तो याद रखिएगा इसकी स्पेलिंग करेक्ट जो है वो फर्स्ट ऑप्शन में लिखी हुई है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। तो ये इसकी फुल फॉर्म होती है। अच्छा, एसकी की क्या होती है ये भी बता दें भाई। एसकी जो होती है वो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ये एसकी की फुल फॉर्म होती है। कभी अगर पेपर में एसकी पूछ लिया उन्होंने तो आपको याद होना चाहिए। अब लास्ट हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव है वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पेरिफेरल हार्डवेयर डिवाइस इन अ कंप्यूटर सिस्टम। इनमें से कौन सा जो है डिवाइस जो है वो पेरिफेरल नहीं है। अब पहले तो आपको पेरिफेरल डिवाइसेस का पता होना चाहिए। देखिए, कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए जो कोर डिवाइसेस यूज़ होते हैं ना, उन कोर डिवाइसेस यानी कि जो कि लाजमी है कि उनके बगैर तो कंप्यूटर नहीं चल सकता, तो उन डिवाइसेस को हम जो है कंप्यूटर के बेसिक कंपोनेंट्स कहते हैं। ठीक है। अच्छा, तो वो बेसिक कंपोनेंट्स आपके मेजर डिवाइसेस भी कहलाते हैं। उनके अलावा जितने भी डिवाइसेस होते हैं वो सारे पेरिफेरल डिवाइसेस कहलाते हैं। जैसे ज़रूरी नहीं कि आपके साथ के एक्स्ट्रा आपके पास बहुत बड़े ज़बरदस्त किस्म के स्पीकर हों तभी आप कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं, या आपके पास अगर हेडसेट हो तभी आप यूज़ कर सकते हैं। नहीं, कंप्यूटर की बेसिक जो वर्किंग के लिए आपके पास जो डिवाइसेस होते हैं तो वो सारे के सारे जो हैं उनके अंदर आपके माउस कीबोर्ड वगैरह आ जाते हैं, तो वो सारे पेरिफेरल डिवाइसेस नहीं कहलाते। बाकी सारे जो एक्सटर्नली आप कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर से कोर डिवाइसेस के अलावा, उनको पेरिफेरल डिवाइसेस कहा जाता है। तो अब देखें इनमें से कौन सा है जो कि पेरिफेरल नहीं होगा। अब पहले कीबोर्ड, बिना कीबोर्ड के आप जो है अपना कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जनाब बिना कीबोर्ड के कर सकते हैं। जैसे हमारे पास टैबलेट्स वगैरह होते हैं तो उनके अंदर हमें कीबोर्ड की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं होती है। उसमें जो स्क्रीन होती है टच स्क्रीन वही हमारे लिए इनपुट का काम करती है। तो बिना कीबोर्ड के भी कंप्यूटर ऑपरेट कर सकता है। ठीक है ना, माउस भी अटैच हो तो काम कर जाएगा आपका, यानी बिना इसके जो है ना कंप्यूटर की प्रोसेसिंग रुकेगी नहीं। इसी तरीके से हमारे पास ऑप्टिकल ड्राइव जो है वो भी ऑप्टिकल ड्राइव ना हो, लेकिन आपके पास जो है हार्ड डिस्क जो होती है उसके अंदर पहले से ही ऑपरेटिंग सिस्टम लोड है, तो उसके बिना भी आपका कंप्यूटर काम कर सकता है। ठीक है ना, प्रिंटर अटैच ना उसके बगैर भी काम कर सकता है। लेकिन अगर हार्ड डिस्क नहीं होगी तो कंप्यूटर की कोर फंक्शनैलिटी रुक जाएगी, तो कंप्यूटर ऑपरेट ही नहीं करेगा। अगर हार्ड डिस्क नहीं होगी स्टार्ट ही नहीं होगा। तो उसका मतलब इनमें से जो पेरिफेरल डिवाइस नहीं है वो कौन है, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क जो है वो कोर रिक्वायरमेंट है। ठीक है ना, ये मेजर कंपोनेंट है जिसके बगैर कंप्यूटर ऑपरेट ही नहीं कर सकता। तो लिहाजा ये इसका करेक्ट आंसर है। बाकी सारे जो है आपके वो पेरिफेरल डिवाइसेस में काउंट हो जाएंगे, वो जो है मेन डिवाइसेस नहीं है। ठीक है भाई, अब ये यहाँ पे हमारे ऑब्जेक्टिव्स हो गए कंप्लीट। अब हम चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। ठीक है भाई, तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में हमारे पास 10 क्वेश्चंस अवेलेबल हैं और उसमें से हमें 5 क्वेश्चंस जो हैं अटैम्प्ट करने हैं। एक और काम की चीज़ जो उन्होंने यहाँ पे देखें ऊपर पहले ही मेंशन की हुई है कि हमारे पास कोई भी आंसर जो है वो 6 to 7 लाइन से ज़्यादा एक्सीड ना करे। ठीक है भाई, तो इसका मतलब ये है कि आपने शॉर्ट आंसर को जितना पूछा गया है उस चीज़ को जो है थोड़ा सा कम टाइम में एक्सप्लेन करना है, क्योंकि ऑलरेडी आपके जो है ना तकरीबन 35 से 45 मिनट्स तो जो है ऑब्जेक्टिव्स में जो है वो निकल जाएंगे। तो अब आपके पास पीछे जो है सवा घंटा 1.5 घंटा बचेगा, तो उसमें आपने कुल मिला के 5 ये और 2 लॉन्ग 7 क्वेश्चन आंसर्स करने हैं।
ठीक है ना। तो ज़रा डिटेल को थोड़ा सा कम करके लिखिएगा, यानी शॉर्ट क्वेश्चंस में जो जिस चीज़ की डिटेल है बस उससे रिलेटेड ही समराइज़ करके आंसर होना चाहिए आपका। अब मैंने सारे 10 के 10 आंसर सॉल्व किए, तो उसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस आंसर में कितना लिखना है, और फिर आप इसकी एक दफ़ा से जो है ज़रा बैठ करके 2 घंटे के अंदर इसको सॉल्व करने की खुद से कोशिश करिएगा, ठीक है ना, रिटर्न में, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाएगा आपकी राइटिंग स्पीड कितनी है। तो पहला सवाल हमसे कह रहा है कि व्हाट डू यू नो अबाउट एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन, कि कंप्यूटर एजुकेशन के क्या फ़वाइद हैं। अब कंप्यूटर के बहुत से फ़वाइद हैं, जिनमें से हमने सिर्फ सेलेक्टेड जो है आपके लिए 4 लिखे हैं, और वो जो है हमारे पास पहला जो है वो है ऑटोमेटेड प्रोडक्शन, कि कंप्यूटर की मदद से आपको पता है कि हम मुख्तलिफ़ फैक्ट्रीज़ के अंदर अब काम को ऑटोमेट करते चले जा रहे हैं, इंसानों की ज़रूरत कम हो रही है और मशीनों के ज़रिए काम ज़्यादा लिया जा रहा है। तो ये ऑटोमेटेड प्रोडक्शन कंप्यूटर का बहुत बड़ा फ़ायदा है। इसी तरीके से जो हम मुख्तलिफ़ किस्म की जो एंटरटेनमेंट अब कंप्यूटर की मदद से हासिल करते हैं, प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, ठीक है भाई। खाली इंटरटेनमेंट का कोई मतलब नहीं होता कि भाई आपने टिकटॉक वगैरह लगाया और मज़े कर रहे हैं। तो ये भी सारे जो है ना हमारे पास आज के दौर में कंप्यूटर के फ़वाइद भी हैं, कि हम इसकी मदद से इंटरटेन भी कर सकते हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, और इसी चीज़ को यूज़ करते हुए हम एजुकेशन को भी बहुत अच्छी तरीके से डिलीवर कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से स्पेस एक्सप्लोरेशन, ठीक है। अब कंप्यूटर की मदद से ही हमने तो ये सारी चीज़ें, स्पेस एक्स वालों का जो मिशन है वो सब कैसे पॉसिबल हुआ, कि वो जो है बहुत सारी उसमें उन्होंने कंप्यूटर की जो है इंटीग्रेशन की हुई अपनी सैटेलाइट्स वगैरह के अंदर, और सारा काम ज़्यादातर जो है वो कंप्यूटर अब ऑटोमेट करते चले जा रहे हैं। तो उसमें देखें इंसान कहाँ से काम हो रही है। इसी तरह से हमारे पास चौथा जो फ़ायदा है वो है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, जिसको हम जीपीएस भी कहते हैं। इसकी मदद से कंप्यूटर किसी को भी ट्रेस कर सकता है, किसी भी लोकेशन को, किसी एड्रेस को, ठीक है ना। तो वो मिनटों में जो है आपका इस जीपीएस सैटेलाइट पोजीशनिंग सिस्टम के ज़रिए जो है वो पता लगा लेगा किसी भी चीज़ की लोकेशन, ठीक है भाई। अच्छा, तो पहला आसान सवाल था। उसके बाद दूसरा हमसे कह रहा है डिफ्रेंशिएट बिटवीन हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी। हार्ड और सॉफ्ट कॉपी में क्या फ़र्क होता है। तो हार्ड कॉपी देखें ऐसे आउटपुट को कहते हैं, होते दोनों आउटपुट हैं, हार्ड कॉपी आउटपुट एंड सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। लेकिन दोनों में फ़र्क ये होता है कि जो हार्ड कॉपी होता है वो आपके पास जो है टेंजिबल फॉर्म में होता है, कि आप उसको जो है ना छू सकते हैं, देख सकते हैं, तोड़ मरोड़ सकते हैं, ठीक है ना। और जो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट होता है वो स्क्रीन पे नज़र आता है, जैसे क्वेश्चन आंसर्स लिखे हुए। अब ये आंसर्स आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे हैं, आपके पास कोई प्रिंटेड फॉर्मेट में नहीं है। तो ये जो डिस्प्ले आपको नज़र आ रहा है ये सारे क्या हैं, ये सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है, ठीक है ना। अब आप इसी को जो है ना यहाँ से अगर इन फाइल को आप प्रिंट निकाल लेते हैं, तो वो प्रिंट जो होगा वो आपकी प्रिंटर से जब निकल आएगा पेपर के ऊपर, तो वो हार्ड कॉपी आउटपुट कहलाएगा, ठीक है भाई। तो ये फ़र्क होता है इन दोनों में। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कहता है कि डिफाइन वॉलेटाइल स्टोरेज एंड नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज। तो हमने ऊपर ऑब्जेक्टिव में भी जिक्र किया था, वॉलेटाइल स्टोरेज जो होती है वो ऐसी स्टोरेज होती है जो उस वक्त तक काम करती है जब तक कंप्यूटर को पावर सप्लाई मौजूद होती है, यानी करंट अवेलेबल होता है। तो वो जो है डाटा स्टोर कर सकती है, प्रोसेस कर सकती है, और अगर हमारे पास मतलब जो है करंट की सप्लाई ऑफ हो जाए तो फिर वो मेमोरी काम करना बंद कर देती है। तो इसकी जो मिसाल थी वो रैम मेमोरी थी, कि भाई रैम जो होती है वो एक वॉलेटाइल स्टोरेज होती है। रोम नहीं हो सकती इसकी मिसाल, क्योंकि रोम जो होती है वो होती वैसे प्राइमरी मेमोरी है, लेकिन उसके स्टेटस जो होता है, उसकी टेक्नोलॉजी जो होती है वो नॉन वॉलेटाइल होती है। तो वो जो है अपना डाटा जो है बिना करंट के भी रिटेन रख सकती है। तो वॉलेटाइल मेमोरी जो होती है वो थोड़ी सी जो है एक्सपेंसिव होती है, क्योंकि काम भी तेज़ कर सकती है, और इसकी एक फ़ायदा ये होता है कि वॉलेटाइल स्टोरेज जो होती है, जो आपकी रैंडम एक्सेस भी कहते हैं, तो उसको इसकी मिसाल जो है रैंडम एक्सेस, तो ये डायरेक्टली सीपीयू से कनेक्टेड होती है। जितनी भी नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज होती हैं वो कभी भी आपके सीपीयू से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो सकती, ठीक है ना। वॉलेटाइल स्टोरेज डायरेक्टली कनेक्ट होती है, इसीलिए फास्ट भी होती है और इसीलिए थोड़ी सी एक्सपेंसिव भी होती है। जबकि नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज जो है उसके अंदर ये तो फैसिलिटी होती है कि अगर करंट नहीं भी रहे तो उसका हार्ड डिस्क का डाटा जो है ना वो सेव रहता है। कंप्यूटर बंद कर देते हैं आप, ठीक है ना, चार्जिंग भी नहीं कर रहे होते, तब भी उसका हार्ड डिस्क का डाटा रिटेन रहता है। तो ये तो उसका एडवांटेज है, लेकिन उसमें साथ में ये भी एक उसका ड्रॉबैक है कि वो सीपीयू से डायरेक्टली एक्सेस नहीं हो सकती, जिसकी वजह से उसकी प्रोसेसिंग स्पीड जो होती है वो इतनी ज़्यादा फास्ट नहीं होती, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा क्वेश्चन 4 कहता है व्हाट आर लैन एंड वैन। लैन और वैन को डिफाइन कीजिए। लैन आप जानते हैं कि लोकल एरिया नेटवर्क होता है, और वैन जो होता है वो होता है वाइड एरिया नेटवर्क। यानी कि अगर आपने कंप्यूटर की डिवाइसेस की नेटवर्किंग करी हुई है जो कि किसी एक छोटे से लिमिटेड एरिया में, जैसे एक बिल्डिंग है या 1 से 2 बिल्डिंग्स हैं,
तो आपने 2-3 बिल्डिंग्स या कैंपसेस को इंटरकनेक्ट किया हुआ है, तो ये आपका लोकल एरिया नेटवर्क कहलाएगा। लेकिन अब अगर आपका ज्योग्राफिकल एरिया बड़ा हो जाता है, ठीक है ना, जैसे कि आप किसी शहर के अंदर पूरा नेटवर्क आपका कनेक्टेड है, तो वो फिर आपका वाइड एरिया नेटवर्क कहलाएगा। और जो वाइड एरिया नेटवर्क होता है, अब इसमें वाइड की कोई लिमिट तो सेट नहीं की हुई इन्होंने कितना वाइड। तो जितने भी हमारे लोकल एरिया नेटवर्क के बाद जितनी भी जो नेटवर्क की टाइप्स होती हैं, जिसमें मैन भी आ जाता है, वैन भी आ जाता है, इंटरनेट भी आ जाता है, ये सारे के सारे वाइड एरिया नेटवर्क्स के अंदर काउंट किए जा सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वाइड की कोई लिमिट तो नहीं है उसमें। आप पूरा ग्लोबल तक खींच करके ले जाओ उसको, तो वो इंटरनेट बन जाएगा। इंटरनेट भी एक वाइड एरिया नेटवर्क की मिसाल है। अच्छा भाई, अब उसके बाद अगला सवाल जो है वो कहता है, शो द डीमॉर्गन्स बोथ रूल्स बाय ट्रुथ टेबल्स एंड ऑल्सो रॉ लॉजिकल डायग्राम्स। तो अच्छा मज़ेदार सवाल है कि डीमॉर्गन्स के दोनों रूल्स लिखने, उनके ट्रुथ टेबल्स बनाने, साबित करना उनको कि भाई इसने सही बात कही थी, कोई ऐसी बोंगी नहीं मारी थी, और साथ साथ उसकी एक इलेक्ट्रॉनिक लॉजिकल डायग्राम बनानी है, जिसको हम सर्किट डायग्राम भी कहते हैं, ठीक है भाई। तो सबसे पहले तो डीमॉर्गन का थ्योरम, जैसे मैंने बताया कि इसको याद रखने का बड़ा आसान तरीका है कि भाई आप बस एक लॉ याद कर लें, ठीक है ना, कि यहाँ ब्रैकेट लगा लिएगा कि ये दो वैल्यूज़ जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और उनके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है, और उसके बाद इक्वेशन की दूसरी साइड पर वही दोनों वैल्यूज़ जो वेरिएबल हैं वो आपस में ऐड हो रहे हैं, लेकिन उन दोनों के ऊपर अलग अलग कॉम्प्लीमेंट है। तो उसे पढ़ते इस तरह से हैं कि फर्स्ट थ्योरम कहता है कि अगर दो या दो से ज़्यादा आपके पास इनपुट वेरिएबल्स हों और उनको एंड किया जा रहा हो, यानी कि मल्टीप्लाई किया जा रहा हो, और साथ साथ मल्टीप्लिकेशन के बाद उनका रेसिप्रोकल यानी कि उनका कॉम्प्लीमेंट ले लें, निगेटेड कर दें, यानी उनकी रेसिप्रोकल वैल्यू ले लें, तो जो आंसर होगा वो बराबर होगा कि आप दो वेरिएबल्स जो कि ऑलरेडी आपने उनका कॉम्प्लीमेंट लिया हुआ है, उन दोनों को आप ऐड कर रहे हो, ठीक है ना। एडिशन को हम और भी कहते हैं। तो ये डी मॉर्गन का फर्स्ट थ्योरम था। सेकंड थ्योरम में आप खुद से अल्फाज आगे पीछे कर सकते हैं, बस याद रखिए कि प्लस का साइन उठ करके यहाँ पहली साइड पे चला जाएगा, लेफ़्ट साइड पे, और ये मल्टीप्लाई वाला साइन जो है वो राइट साइड पे आ जाएगा। अब इसका ट्रुथ टेबल भी आप बहुत आसानी से बिना रट्टा लगाए बना सकते हैं, ठीक है ना। मैं आपको समझाता हूँ, बहुत ईजी वे में बन जाता है ये। अब आपके पास देखें, आपने डिमॉर्गन थ्योरम टू वेरिएबल्स का आपने यहाँ पे अभी लॉ लिखा है, इसी तरह आपने टू वेरिएबल्स लिख लिए बस, ठीक है। आपको पता है टू वेरिएबल्स, एक को ए नाम दे दिया, दूसरे को बी। अब इनकी वैल्यूज़ आपने ये कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, सब दिमाग से लॉजिकली तौर पे आप सोच करके लिखें। आप एक वक्त में आप ए और बी की जब वैल्यूज़ के कॉम्बिनेशंस बनाएंगे तो क्या करेंगे, या तो ए और बी दोनों इनपुट ज़ीरो होंगे, या दो में से पहला वाला ज़ीरो होगा दूसरा वन होगा, या पहला वन होगा दूसरा ज़ीरो होगा, या दोनों ही वैल्यूज़ वन होंगी। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप इसी तरह से सीक्वेंस में हिफ्स करके लिखें, आप इन्हें आगे पीछे भी करके लिख सकते हैं, ठीक है ना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। बस ये याद रखें कि इनकी दो वेरिएबल्स हैं तो इनके कॉम्बिनेशन चार बन सकते हैं, चार तरह से इनका इनपुट सेलेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि किसी भी वेरिएबल की ज़ीरो और वन के अलावा तो आप वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते। तो या तो ये होगा कि दोनों ज़ीरो हो जाएंगे या दोनों वन हो जाएंगे, या पहला ज़ीरो दूसरा वन, या पहला वन दूसरा ज़ीरो, ठीक है। अच्छा, बिल्कुल तसल्ली से आप इसको आगे पीछे करके भी ड्रॉ करके देख लीजिएगा, ये पूरा सेम आपका जो है वैलिड प्रूव होगा। अब दो वेरिएबल्स आपने डिसाइड कर लिए, वैल्यूज़ भी उसकी प्लॉट हो गई। अब क्या करना है आपने, अगला स्टेप है कि उनको मल्टीप्लाई करना है। तो लिहाजा ए और बी को आप मल्टीप्लाई करें, और बूलियन लॉस के तहत आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है। ज़ीरो ज़ीरो से मल्टीप्लाई होता है ज़ीरो आ जाएगा आंसर, और ज़ीरो से तो कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो ज़ीरो ही आ जाती है। वन सिर्फ तब आएगा जब दोनों वैल्यूज़ जो मल्टीप्लाई हो रही हैं वो वन हो, ठीक है भाई। अच्छा, अभी आपने मल्टीप्लिकेशन कर ली, उसके बाद आपने क्या करना है, उस मल्टीप्लिकेशन का निगेट करना है, यानी कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है रेसिप्रोकल, यानी उल्टा कर दो। जहाँ जहाँ ज़ीरो आ रहा है मल्टीप्लिकेशन के बाद उसको वन कर दें, और जहाँ वन है उसको ज़ीरो कर दें, ठीक है। अब ये मैंने पहला कॉलम हाईलाइट कर दिया कि ये हमारी इक्वेशन की फर्स्ट साइड सॉल्व हो गई। अब इक्वेशन की दूसरी साइड कहती है कि जो आपने जो वेरिएबल सेलेक्ट किए हैं उन दोनों का कॉम्प्लीमेंट लें, और फिर उसके बाद उन कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद उन दोनों वेरिएबल्स को ऐड कर लें। तो हमने कहा ठीक है भाई, तो जो हमने यहाँ पे ए की वैल्यूज़ रखी हुई थी उन तमाम वैल्यूज़ को यहाँ पे रेसिप्रोकल करके लिख दिया। जहाँ ए को ज़ीरो लिखा था वहाँ वन कर दिया, जहाँ वन लिखा था वहाँ ज़ीरो कर दिया। इसी तरह बी के साथ भी ये किया कि जहाँ बी की वैल्यूज़ जो भी थी वो सारी भी रेसिप्रोकल कर दी। अब इन दोनों कॉम्प्लीमेंट वैल्यूज़ का वेरिएबल्स की एडिशन करवानी है। तो बूलियन लॉ के तहत आपने बूलियन रूल्स के तहत एडिशन करवाएं, दो वन
ऐड करेंगे तो आंसर 1 ही आएगा, ठीक है ना। याद रहे, आप नॉर्मल अलजेब्रा नहीं कर रहे, आप ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की अलजेब्रा कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में सिर्फ 2 ही वैल्यूज़ होती हैं, 0 या 1, या करंट होगा या बत्ती गुलाब की। तो यहाँ पे आपने 2 1 प्लस किए, 1 आंसर आएगा, और 1 में 0 प्लस करेंगे तो भी 1 ही आंसर आएगा, 0 में 1 प्लस करेंगे तो भी 1। तो सिर्फ 0 आंसर तब एडिशन में रिटर्न होता है जब दोनों वैल्यूज़ 0 हो, और 2 में से अगर कोई एक भी 1 होगी तो आंसर 1 आ जाएगा। तो ये हो गई आपकी यहाँ पे एडिशन। अब ये देखें, ये जो हाईलाइटेड हैं दोनों चार्ट्स, इनकी वैल्यूज़ देखें आपस में मैच हो रही हैं, तो उसका मतलब फर्स्ट लॉ जो है, ये दोनों इक्वेशन की साइड्स एक दूसरे के बराबर हैं, यानी कि ये ट्रुथ टेबल से भी प्रूव हो गया कि इस बंदे ने सही थ्योरम दिया था। अब उसके बाद हमें इसकी बनानी है सर्किट डायग्राम, ठीक है ना। अब सर्किट डायग्राम के लिए जो आप बनाते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स की, तो उसके लिए याद रखें कि कुछ सिंबल्स होते हैं। जैसे आप मकान का नक्शा बनाते हैं ना, तो उस नक्शे के अंदर भी जो है उसमें कुछ एलिमेंट्स उसके साइड में की बनी हुई होती है कि किस डिज़ाइन का क्या मतलब है। इस डिज़ाइन का मतलब है कि यहाँ दरवाज़ा है, या यहाँ वॉशरूम है, या यहाँ ड्राइंग रूम है, तो वो सारे सिंबल्स बने हुए होते हैं। इसी तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक या लॉजिक डायग्राम बनाने के लिए भी कुछ सिंबल्स यूज़ होते हैं, ठीक है भाई। तो वो सिंबल्स आपको जो है पता होने चाहिए। जैसे कि ये जो सबसे पहले आपके पास डी सा बना हुआ है, ये जो ऑब्जेक्ट डी है, ये जो सिंबल है डी जैसा, ये यूज़ होता है जब आपने 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स की मल्टीप्लिकेशन करानी हो, यानी एंड करना हो, 2 वेरिएबल्स के दरमियान मल्टीप्लाई करना हो, तो ये वाला सिंबल आप यूज़ करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो आगे आपको एक ट्रायंगल और उसके ऊपर एक छोटा सा सर्किल नज़र आ रहा है, ये यूज़ होता है कॉम्प्लीमेंट के लिए। तो आपने ये फर्स्ट सिंबल यूज़ किया कि भाई ए और बी को मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद आपने नेक्स्ट सिंबल यूज़ किया कि उस मल्टीप्लिकेशन के आंसर का मैंने कॉम्प्लीमेंट ले लिया, ठीक है भाई। तो ये इक्वेशन की पहली वाली साइड के 2 वेरिएबल्स, उनका कॉम्प्लीमेंट। अब इक्वेशन की दूसरी वाली साइड पे हमने क्या किया था, हमने पहले कॉम्प्लीमेंट लिया था, तो लिहाजा ये कॉम्प्लीमेंट वाले जो ट्रायंगल थे, ये दोनों पहले बना दिए कि ए का भी कॉम्प्लीमेंट लेंगे, बी का भी कॉम्प्लीमेंट लेंगे। उसके बाद हमने ये जो बीच में आपको ये जो तीर का जो एरो हेड जो लग रहा है, ये यूज़ होता है एडिशन के लिए, और करने के लिए। जिस तरह ये डी जो है ये यूज़ होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो ये वाला साइन यूज़ होता है एडिशन के लिए। तो इन 2 कॉम्प्लीमेंट्स को लिया और उनको जोड़ दिया हमने, तो ये हो गई इनकी एडिशन। और ये दोनों बातें बराबर हैं, ये हम ट्रुथ टेबल से भी साबित कर चुके, और ये हमने इसकी लॉजिकल डायग्राम भी बना दी। बिल्कुल सेम इसी तरीके से सेकंड थ्योरम है। और सेकंड थ्योरम में क्या करना है आपने, कि आपके पास दोनों जो साइड्स हैं, ठीक है, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपने जो साइन थे उनकी अदला बदली कर दी, कि ये प्लस वाला साइन पहले बाहर था, अब ये इस साइड पे आ गया, और यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन था वो बाहर चला गया, ठीक है ना। तो इसकी स्टेटमेंट आप खुद से बना सकते हैं बहुत आसानी से, कि 2 वेरिएबल्स जो पहले और हो रहे हैं, फिर बाद में उसमें कॉम्प्लीमेंट लिया जा रहा है, ये बराबर होगा कि 2 वेरिएबल्स जिनका कॉम्प्लीमेंट लिया गया उनको आपस में एंड कर दिया जाए, ठीक है भाई। तो ये और एंड करने के बाद आप इसका भी ट्रुथ टेबल सेम उसी तरह से बना सकते हैं। 2 वेरिएबल्स लें, पहले चूँकि अब हमें यहाँ पे एडिशन करनी है और फिर कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो पहले उनको एडिशन करके दिखा दें, फिर उनके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट ले लें, ठीक है। फिर इसी तरह से उन्हीं दोनों वेरिएबल्स को आप यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट ले करके फिर बाद में मल्टीप्लाई करके भी चेक कर लें, तो भी आंसर आपका ये जो दोनों हाईलाइटेड वैल्यूज़ हैं ये सेम आएंगी, ठीक है। और जैसे मैंने कहा, रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप इन वैल्यूज़ को आगे पीछे करके भी सॉल्व करेंगे तो भी जो इन हाईलाइटेड कॉलम्स के जो आंसर होंगे वो आपस में मैच कर रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, इसी तरह सेकंड, अब लॉजिकल डायग्राम में जब सिंबल्स आपको याद हो गए, तो आप बड़ी आसानी से सेकंड लॉ की भी जो है लॉजिकल डायग्राम बना सकते हैं। इसमें क्या किया, पहले मैंने एडिशन करवाई थी, ठीक है, फर्स्ट साइड के ऊपर ये देखें, यहाँ पर मैंने दोनों की एडिशन करानी है, बाद में उनका कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो मैंने ये वाला एडिशन वाला साइन बनाया, और एडिशन के आगे फिर मैंने कॉम्प्लीमेंट का साइन बना दिया, तो ये इक्वेशन की फर्स्ट साइड सॉल्व हो गई। इसी तरह इक्वेशन की दूसरी साइड पे क्या करना था, कि दोनों इंडिविजुअल वेरिएबल्स को पहले कॉम्प्लीमेंट करना था, और उसके बाद उनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन करानी थी। तो मैंने फिर ये मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज़ किया पहले, कॉम्प्लीमेंट का, उसका कॉम्प्लीमेंट का, सही है भाई। तो ये हमारा सवाल हो गया कंप्लीट। अच्छा भाई, अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है, व्हाट आर द 2 मेन टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स। प्रिंटर्स की जो 2 मेन टाइप्स हैं वो बताइए। तो हमें पता है प्रिंटर्स जो होते हैं वो या तो इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं या नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं टेक्नोलॉजी के एतबार से। तो इम्पैक्ट प्रिंटर्स जो हैं वो हमारे पास ओल्ड प्रिंटर्स भी
कहलाते हैं, जिनको नॉइज़ी प्रिंटर्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये शोर बहुत मचाते हैं, ठीक है ना, और इनकी प्रिंटिंग की क्वालिटी भी इतनी ज़्यादा हाई नहीं होती। जैसे क्लास 9 में आपने जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर यूज़ किया तो आपने देखा होगा कि वो जो है कोई बहुत अच्छी क्वालिटी की ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता, वो सिर्फ जो है टेक्स्ट प्रिंट कर सकता है। तो ये सारे के सारे प्रिंटर्स जो कि किसी ना किसी तरीके के इम्पैक्ट मैकेनिज़्म को यूज़ करें, जैसे पेपर को हिट करना, ठीक है ना, तो वो सारे के सारे प्रिंटर्स इम्पैक्ट प्रिंटर्स कहलाते हैं, जिसकी वजह से ये जो हीटिंग का जो प्रोसेस होता है इसी की वजह से जो है वो थोड़ा सी नॉइज़ उनकी ज़्यादा होती है। जबकि बाकी वो तमाम प्रिंटर्स जो कि कंप्यूटर को बिना जो है रिबन या हैमर से स्ट्राइक किए बगैर पेपर को किसी स्प्रे की मदद से या थर्मल टेक्नोलॉजी या लेज़र टेक्नोलॉजी की मदद से प्रिंट करें, तो वो सारे के सारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स कहलाते हैं, ठीक है भाई। तो ये नॉइज़लेस प्रिंटर्स होते हैं और इनकी जो ग्राफिकल क्वालिटी होती है वो काफ़ी जो है अच्छी होती है, तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी के इमेजेस प्रिंट कर सकते हैं। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कहता है व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड व्हाई इज़ इट नेसेसरी फॉर अ कंप्यूटर। तो ये बताइए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और फिर ये क्यों ज़रूरी होता है किसी भी कंप्यूटर के लिए। जैसे कि आप जानते हैं कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स को कहा जाता है जिनका काम कंप्यूटर की रिसोर्सेज को मैनेज करना होता है। ये आपके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से काम करवाते हैं कि किस तरीके से उसने डिवाइसेस जो कनेक्टेड हैं उनसे इनपुट लेना है, उसको प्रोसेस करना है और उसके बाद उसको आउटपुट देना है। साथ साथ हार्डवेयर की जितनी भी डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं वो सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़े हुए होते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम उनकी फंक्शनैलिटी को मैनेज कर रहा होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंतहाई इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर होता है, इसके बगैर तो आप कंप्यूटर को यूटिलाइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक ऐसा ब्रिज होता है जो यूज़र और कंप्यूटर के दरमियान होता है। और जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हमारे होते हैं वो सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल होते हैं, ठीक है ना। तो आप किसी भी कंप्यूटर पर डायरेक्टली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ही नहीं कर सकते जब तक कि उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद ना हो, ठीक है। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस हो गई। अब उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, वो हमसे कहता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इंटरनेट एंड इंट्रानेट। देखिए भाई इंटरनेट तो आपको पता है ग्लोबल नेटवर्क को कहते हैं, जो कि एक वाइड एरिया नेटवर्क की मिसाल है, और इसे इंटरनेट को नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स भी कहा जाता है कि बहुत सारे नेटवर्क्स आपस में आप जो इंटीग्रेटेड हुए हैं, तो उससे पूरी ग्लोबल वाइज पूरी दुनिया में जो है कंप्यूटर्स के इंटरकनेक्शन से जो नेटवर्क क्रिएट हुआ है वो इंटरनेट कहलाता है, ठीक है भाई। और इस नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए बहुत सारी हाई बैंडविड्थ की डाटा लाइंस जो होती हैं, वो जो हम जिसको बैकबोन भी कहते हैं इंटरनेट की, वो सारी मुख्तलिफ मुल्कों के नेटवर्क्स को आपस में इंटरकनेक्ट कर रही हैं। तो उसको कोई एक बंदा ओन नहीं करता, बहुत सारे जो है ममालिक के लोग इसको ओन करते हैं इस नेटवर्क को, और उसका कोई सिंगल ऑनर नहीं है। तो ये जो नेटवर्क है हमारे पास ये इंटरनेट कहलाता है। इंटरनेट की जहाँ तक बात की जाए तो इंटरनेट जो होता है वो इंट्रानेट एक प्राइवेट नेटवर्क होता है जो कि कोई ख़ास बंदे की मलकियत होता है, किसी इदारे की मलकियत होता है। और ये एक ऐसा नेटवर्क होता है जो कि सिर्फ उस ख़ास इदारे के लोगों और उसके मेंबर्स जिनको एक्सेस हासिल हो सिर्फ उनके इस्तेमाल के लिए होता है, उसे हर कोई पब्लिकली यूज़ नहीं कर सकता। जैसे इंटरनेट तो एक पब्लिक है कि आप उसके ऊपर नेट के ऊपर जाइए और मुख्तलिफ जो आपके पास वेबसाइट्स वगैरह उनको कोई भी ब्राउज़ कर सकता है, कोई भी उसका कंटेंट जो है वो व्यू कर सकता है। जबकि इंटरनेट के अंदर ऐसा नहीं होता। इंटरनेट के अंदर जो यूज़र्स होते हैं उनकी लिमिटेड जो है अथॉरिटीज़ होती हैं, लिमिटेड उनकी कैपेबिलिटीज़ होती हैं, हर कोई विज़िट नहीं कर सकता। और जो मेंबर्स होते हैं उनका भी जो एक्सेस होता है वो उनकी ज़रूरत के एतबार से लिमिटेड रखा जाता है, ठीक है। तो ऐसा नेटवर्क जो किसी इदारे का प्राइवेट नेटवर्क होता है उसे हम कहते हैं इंट्रानेट, ठीक है भाई। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 9 कहता है वाई वी यूज़ एंटीवायरस, राइट फ्यू लेटेस्ट और ओल्ड नेम्स। तो भाई एंटीवायरस क्यों इस्तेमाल करते हैं और फिर उसके कुछ एंटीवायरसेस के नाम भी बताइए। तो एंटीवायरस तो आपको हर बच्चे को पता है भाई क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वायरस सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं हमारे पास वो हमारे कंप्यूटर की बैंड बजाने के लिए एनी टाइम रेडी रहते हैं। और वक्त के साथ साथ तो हमारे पास माशाल्लाह मुख्तलिफ़ किस्म के मेलवेयर्स और वायरसेस की जो है ना तादाद डेवलप होती चली जा रही है, इवॉल्व होती चली जा रही है। तो फिर उनसे फाइट बैक करने के लिए हमारे पास एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स भी होने चाहिए। देखिए जितने भी मेलवेयर्स हैं वो भी कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं, एक कोड है, एक इलेक्ट्रॉनिक कोड है, एक सिग्नल है, और वो आपके पास आते हैं और जब तक आप कोई बेवकूफ़ी ना करें वो सिग्नल रन वो कोड रन नहीं करता, ठीक है ना। वो सब डिपेंड करते हैं कि आप कोई बेवकूफ़ी करें और फिर वो कोड रन करके ऐसी तैसी करे। तो प्रोग्राम एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल होता है बस। तो जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल कंप्यूटर की
फंक्शनैलिटी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं या उसकी फंक्शनैलिटी को जो है आपके लिए मुतासर कर सकते हैं। इसी तरह कुछ इलेक्ट्रॉनिक कोड्स ऐसे भी हैं, ऐसे भी प्रोग्राम्स हैं जो कि इन चीज़ों को होने से रोक सकते हैं, तो उनको हम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स कहते हैं। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स का काम हमें वायरसेस और दूसरे मेलवेयर से प्रोटेक्ट करना होता है। और जो कुछ मशहूर मिसालें हैं हमारे पास जो ऐसे सॉफ्टवेयर्स की, उनमें एवीरा है, माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी एसेंशियल्स है, ईसेट नॉड है, एवास्ट है, एवीजी है और मैकफी है। तो आपको जिनके भी नाम याद हों तो वो आप लिख सकते हैं। इसी तरह अब 10वां और आखिरी सवाल जो है शॉर्ट क्वेश्चन का, वो हमसे कहता है डिफाइन डिजिटल एंड एनालॉग सिग्नल्स। तो ये बताइए एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल में क्या फ़र्क होता है। एनालॉग सिग्नल, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ आपसे, तो मेरी जो आवाज़ है वो एक सेम सिग्नल सेम टोन पे नहीं आ रही होगी, कभी आवाज़ थोड़ी सी ज़्यादा होगी या कभी जो है कम हो गई होगी, ठीक है ना, यानी कि उसकी पिच एक जैसी नहीं होगी। तो ऐसे सिग्नल्स जो होते हैं जो कि कॉन्टीन्यूसली वेरी कर रहे होते हैं, चेंज कर रहे होते हैं टाइम के साथ साथ, उसमें कोई फिक्स रेंज नहीं होती, नंबर्स की कोई वैल्यू फिक्स नहीं होती, तो ऐसे सिग्नल्स एनालॉग सिग्नल्स कहलाते हैं। जैसे इंसानी आवाज़ें जो हैं, तमाम साउंड्स जो होती हैं वो सारी की सारी एनालॉग सिग्नल्स की मिसाल है। दूसरी जानब डिजिटल सिग्नल्स जो होते हैं वो डिस्क्रीट सिग्नल्स भी कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक बाइनरी सिग्नल होते हैं और उनके नंबर्स और उनकी रेंज फिक्स होती है, उसमें सिर्फ 0 और 1 के अलावा और कोई दूसरा नंबर यूज़ नहीं होता, क्योंकि करंट की दो स्टेट्स होती हैं, तो करंट ऑन होगा या करंट ऑफ होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स की मदद से जो डाटा ट्रांसफ़र होता है वो सारे के सारे डिजिटल सिग्नल्स कहलाते हैं। अब कंप्यूटर ऑन है हमारा, तो कंप्यूटर ये सारी प्रोसेसिंग कर रहा है, जो मेरी आवाज़ रिकॉर्ड कर रहा है और बाकी सारी कंप्यूटेशन जो कर रहा है, ये सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स यानी डिजिटल सिग्नल्स की मदद से कर रहा है। ठीक है भाई, तो ये इन दोनों में फ़र्क होता है। अब हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स तो कंप्लीट हो गए। अब चलते हैं सेक्शन सी की तरफ, जो कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर्स का है। यहाँ पर आपने सिर्फ 2 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने और उन दोनों क्वेश्चंस के लिए जो है ना कोई लिमिट नहीं दी हुई कि कितनी लाइन होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है डिस्क्रिप्टिव है तो उसमें थोड़ी सी डिटेल ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, और ये दिमाग में रखें कि एक लॉन्ग क्वेश्चन 7 मार्क्स का है, तो 2 क्वेश्चन आंसर्स आपके टोटल 14 मार्क्स के हो गए। अब 4 में से 2 करने, चॉइस भी माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त है। तो पहला लॉन्ग क्वेश्चन हमसे कहता है डिफाइन सॉफ्टवेयर, एक्सप्लेन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर हम जानते हैं, सॉफ्टवेयर जैसे कि अभी बताया कि कोई भी जो हम प्रोग्राम लिखते हैं, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जो होता है, वो हमारा जो प्रोग्राम होता है वो एक इलेक्ट्रॉनिक कोड कंप्यूटर को जाता है, वो सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं उसे। तो सॉफ्टवेयर हमारा सिंपली हमारे हाथ से लिखी गई वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो हम कंप्यूटर से कोई काम लेना चाहें तो उसके लिए उसको किस तरह से हम जो है कंप्यूटर को कमांड करेंगे, उनको हम सॉफ्टवेयर्स कहते हैं। तो जितने भी हम जो सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हैं, जैसे अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं, ये सॉफ्टवेयर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल किसके ऊपर हुए हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर। तो सॉफ्टवेयर्स की बेसिक 2 कैटेगरीज हो जाती हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फ़र्क इनमें ये होता है कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो डायरेक्टली हार्डवेयर को मैनेज करते हैं। आप कभी भी कोई नया कंप्यूटर लेंगे ना, तो उसमें आपके पास जो है सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे। गेम उसमें डायरेक्ट इंस्टॉल नहीं कर सकते आप, क्योंकि जब तक आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो गेम आपका ना उसके ऊपर इंस्टॉल ही नहीं होगा। तो लिहाजा सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि आपके हार्डवेयर को डायरेक्टली मैनेज करते हैं। तो आप मुख्तलिफ जो पेरिफेरल डिवाइसेस कनेक्ट करते हैं, जैसे गेमिंग माउस ला करके आप अटैच करेंगे या गेमिंग कीबोर्ड अटैच करेंगे, तो कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, वो सबसे पहले उस न्यू डिवाइस को इंस्टॉल करता है। ठीक है भाई, और कंप्यूटर के साथ उसको इंटीग्रेट करता है, और इसी तरीके से जो है आपके पास वो उसको रेडी बनाता है कि दूसरी एप्लीकेशंस पे आप उसको इस्तेमाल कर सकें। तो ये सारे मेजर काम सिस्टम सॉफ्टवेयर के होते हैं। बाकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है वो किसी ख़ास मकसद या किसी ख़ास काम के लिए बनाया जाता है। जैसे काउंटर स्ट्राइक एक ख़ास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि सिर्फ गेम खेलने के लिए यूज़ होता है। उस काउंटर स्ट्राइक पे आप सिवाय उस गेमिंग के और वो जो धड़ पटक कर रहे होते हैं उसके अलावा आप कोई और दूसरा काम नहीं कर सकते। ठीक है भाई, तो ये फ़र्क होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। ओके भाई, अब सेकंड क्वेश्चन जो है हमारे पास लॉन्ग में, वो हमसे कहता है व्हाट इज़ मेंट बाय टोपोलॉजी, डिस्क्राइब एंड नेम एनी 3 नेटवर्क टोपोलॉजीज विद डायग्राम। तो सबसे पहले बताना है कि भाई व्हाट इज़ मेंट बाय टोपोलॉजी, टोपोलॉजी का क्या मतलब होता है, फिर उसकी 3 टोपोलॉजीज़ को आपने डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करना है। तो देखो, टोपोलॉजी आसान ज़बान में जो है, ये नेटवर्क टोपोलॉजी जो होती है उसका मतलब होता है कि आपने एक नेटवर्क क्रिएट करने के लिए जो डिवाइसेस हैं उन तमाम डिवाइसेस को
आपने किस पैटर्न पर, किस डिज़ाइन पर, किस ज्योमेट्री पर एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया है, इस चीज़ को हम नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। ठीक है भाई। अब एक नेटवर्क के अंदर सिर्फ ये नहीं होता कि 4-5 कंप्यूटर लिए तार जोड़ दिया सबके, ठीक है, ये कोई आप इलेक्ट्रिकल कनेक्शन थोड़ी ना कर रहे। तो उसमें आपको कि कंप्यूटर एक दूसरे के साथ जो अपनी इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे तो वो किस पैटर्न पे करेंगे, तो वो सारी चीज़ें आपने इसमें टोपोलॉजी में एक्सप्लेन करनी होती हैं। इसीलिए टोपोलॉजी जो होती है, नेटवर्क टोपोलॉजी की 2 फर्दर क्लासेस होती हैं, ठीक है ना। एक कहलाती है फिजिकल टोपोलॉजी और एक कहलाती है हमारे पास लॉजिकल टोपोलॉजी। तो फिजिकल और लॉजिकल टोपोलॉजीज़ में फ़र्क क्या होता है कि जो फिजिकल टोपोलॉजी होती है वो एक्सप्लेन करती है कि हार्डवेयर कनेक्शन कैसे होगा, डिवाइसेस कौन से यूज़ होंगे, किस डिज़ाइन में डिवाइसेस कनेक्ट होंगे, कौन कौन से डिवाइसेस कैसे तरह से कनेक्ट करने। तो ये सारा हार्डवेयर का काम जो है ना फिजिकल टोपोलॉजी। अब उनके पीछे उनकी कम्युनिकेशन के प्रोटोकॉल्स क्या होंगे, ठीक है भाई, किस प्रोटोकॉल्स के तहत वो शेयरिंग कर रहे होंगे, कैसी उनकी नेटवर्किंग की जो है हमारे पास जो ट्रांसमिशन है वो डुप्लेक्स है, फुल डुप्लेक्स है, हाफ डुप्लेक्स है, सिम्प्लेक्स है, ये सारी चीज़ें हमारे पास जो डिफ़ाइन होती हैं उनके नेटवर्क के प्रोटोकॉल्स और लेयर्स, ये सारी लॉजिकल टोपोलॉजी कहलाती हैं। ठीक है भाई। अच्छा, अब यहाँ हमने 3 नेटवर्क टोपोलॉजीज़ बतानी है, तो ये 3 फिजिकल नेटवर्क टोपोलॉजीज़ के बारे में हमने डिस्कस करना है। वैसे हमारे पास नेटवर्क टोपोलॉजीज़ सिर्फ 3 नहीं होती हैं, उसकी टाइप्स जो होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। 7 के करीब हमारे पास नेटवर्किंग की टोपोलॉजीज़ क्रिएट की जा सकती हैं। ठीक है भाई। एक तो होती है पीयर टू पीयर, जिसमें सिंपली 2 कंप्यूटर्स डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं सिंगल वायर से, तो उसे पीयर टू पीयर टोपोलॉजी कहते हैं। दूसरी जो होती है वो बस टोपोलॉजी होती है, जो बड़ी सिंपल होती है, जो हम एक्सप्लेन करेंगे। इसी तरीके से हमारे पास रिंग टोपोलॉजी होती है और एक स्टार टोपोलॉजी होती है। ये तीनों थोड़ी सी आसान है। उसके बाद हमारे पास जो टोपोलॉजी होती है, एक होती है ट्री टोपोलॉजी, एक मैश टोपोलॉजी और एक हाइब्रिड टोपोलॉजी। ठीक है भाई। तो इन्होंने जो कि हमसे सिर्फ 3 पूछी हैं, तो हम शुरू की आसान वाली 3 एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले हमारे पास बस टोपोलॉजी। बाकी जो टोपोलॉजीज़ हैं 5, 6, 7 ये मुश्किल नहीं है, सिर्फ उनकी थोड़ी सी अरेंजमेंट और डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज होती है बस, वरना सारी की सारी टोपोलॉजीज़ आसान है। बस टोपोलॉजी जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि सबसे आसान तरीके से सबसे कम खर्चे में जो आप नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं ना, वो बस टोपोलॉजी के ज़रिए कर सकते हैं। अब बस टोपोलॉजी में आपके पास एक सिंगल केबल होती है, सिंगल वायर होता है और उसके साथ आपके पास मुख्तलिफ जो है नेटवर्किंग डिवाइसेस अटैच होते हैं। तो ये हमारे पास बस टोपोलॉजी होती है। फ़ायदा इसका कि भाई कम खर्चे में इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं, और नुकसान ये है कि अगर इसमें कहीं से भी कोई लिंक डैमेज हुआ, कहीं वायर ब्रोक हो गया, तो ये सारे के सारे कंप्यूटर्स का नेटवर्क ड्रॉप हो जाएगा। तो ये जो है पूरा का पूरा सेगमेंट आपका फेल हो जाएगा। अगर कहीं से भी कोई लिंक ब्रोकन हो जाता है या डैमेज हो जाता है तो उससे सबकी कनेक्टिविटी मुतासर होगी। इसी तरह से हमारे पास एक और जो टोपोलॉजी होती है जिसको हम रिंग टोपोलॉजी कहते हैं। उसमें टोपोलॉजी में क्या होता है कि हमारे पास सारे के सारे कंप्यूटर एक दूसरे के साथ सर्किल में कनेक्ट होते हैं, एक साइकिल का रिंग बना लेते हैं। अब इस रिंग की खासियत क्या होती है कि इसमें जैसे ये कंप्यूटर है जो सेंड कर रहा है इन्फॉर्मेशन, तो ये सेंड करेगा इसके पास, ठीक है भाई, फिर यहाँ से यहाँ जाएगी, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ। तो इस तरह से ये सर्किल में घूमती रहेगी इन्फॉर्मेशन। तो इसको भी बड़ी आसानी के साथ बिना किसी वर्क स्टेशन के या किसी सेंट्रल रिक्वायरमेंट के किसी सर्वर पीसी के कनेक्ट किया जा सकता है इस नेटवर्क को। लेकिन इसमें भी यही है कि सस्ते में तो क्रिएट कर लोगे, लेकिन इसमें भी एक डिसएडवांटेज ये होता है कि अगर कहीं से लिंक डैमेज हो गया, जैसे इन दोनों के दरमियान डैमेज हो गया लिंक, तो फिर उसके बाद इससे या फ़र्ज़ करेगा इसने इन्फॉर्मेशन सेंड करी है तो सिर्फ यहीं तक जाएगी, इसके आगे का लिंक डैमेज है, वो इन्फॉर्मेशन आगे ट्रैवल नहीं करेगी। तो ये भी सिस्टम जो है हमारा फेल हो जाएगा। तो ये हमारे पास दोनों टोपोलॉजीज़ थी उनकी प्रॉपर्टीज़ के साथ। तीसरी जो टोपोलॉजी है उसे कहते हैं स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी के अंदर होता ये है कि सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने के बजाय एक नेटवर्किंग डिवाइस से कनेक्ट होते हैं जिसको हम कहते हैं स्विच या हब। अब ये जो हमारे पास जो हब होती है ये करती क्या है कि सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करती है। अब सारे कंप्यूटर्स जब भी कोई डाटा किसी को सेंड करना होता है तो वो पहले यहाँ पर आएगी इन्फॉर्मेशन और फिर उसके बाद वो जिस कंप्यूटर के लिए भेजी गई है उसके बाद उस तक जाएगी। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि भाई हमारा अगर फ़र्ज़ करो कोई एक टर्मिनल डाउन हो जाता है, किसी एक टर्मिनल का लिंक डैमेज हो जाता है, तो सिर्फ वही टर्मिनल जो है हमारा आउट होगा नेटवर्क से, बाकी सारे के सारे आपस में इंटर कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है भाई। तो ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। ठीक है भाई कि इसमें फिजिबिलिटी ज़्यादा अच्छी है। बस इस नेटवर्क को क्रिएट करने के लिए आपको वायर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी क्योंकि सब अलग अलग कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है भाई। और साथ में आपको एक स्विच या हब ख़रीदना पड़ेगा
सर्वर बनाना पड़ेगा, तो इसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है लेकिन इसके एडवांटेजेस भी ज़्यादा होते हैं। तो ये होती है स्टार टोपोलॉजी। चलें भाई, अब तीसरा सवाल हमसे कहता है राइट द नेम ऑफ कॉमनली यूज्ड इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस एंड डिस्कस एटलीस्ट 3 टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस। तो आप आम इस्तेमाल में जो कॉमनली यूज़ होते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, उनके नाम बताइए और 3 सिर्फ इनपुट डिवाइसेस को डिस्कस करिए। तो इनपुट डिवाइसेस के नाम तो आपको पता है, जो कॉमनली हम यूज़ करते हैं उनमें कीबोर्ड माउस आ जाता है, जॉयस्टिक गेम खेलने के लिए यूज़ कर लेते हैं, ट्रैक बॉल यूज़ कर लेते हैं, ठीक है भाई। इसी तरीके से हमारे पास लाइट पेन, डिजिटल कैमरा, स्कैनर, माइक्रोफोन, ये हैं जो कि जनरली आपने सुने हुए होंगे सारे नाम। इस तरह आउटपुट डिवाइसेस में आपने मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर ये सुने हुए होंगे। तो ये हो गया हमारे पास कॉमनली यूज्ड इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। इसके अलावा भी अगर आपके दिमाग में कोई नाम आता है तो आप वो जो है ना यहाँ पे लिख सकते हैं। अब हमें डिस्कस करने 3 इनपुट डिवाइसेस को। तो हमने 3 इनपुट डिवाइसेस में हमने सबसे पहले कीबोर्ड की डिस्कशन कर लेते हैं, सबसे आसान, कि कीबोर्ड जो है हमारे पास एक टेक्स्ट इनपुट डिवाइस है। तो ये प्राइमरी इनपुट डिवाइस होता है जिसका काम क्या, टेक्स्ट इनपुट करना होता है। ये सिवाय टेक्स्ट के और कोई डाटा इनपुट नहीं कर सकता। और कीबोर्ड के अंदर आपने देखा होगा मुख्तलिफ़ किस्म की हमारे पास कीज़ होती हैं और जो है उन कीज़ को फंक्शनैलिटी के एतबार से मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। एक होती हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़, जो हमारे बिल्कुल जो है जो टाइप राइटर होते थे ना, उन्हीं की जो कीज़ होती थी टाइपिंग की, सेम वही सेट होता है कीज़ का, कि उसमें सारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो ये अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ कहलाती हैं। इसी तरह नंबर्स अलग से कीपैड होता है तो उनको न्यूमेरिक कीपैड कहते हैं। फंक्शनल कीज़ हमारे पास सबसे ऊपर एक आपने देखा होगा एक पट्टी होती है F1 से F12 तक, उनको फंक्शनल कीज़ कहा जाता है, ठीक है भाई। और ये फंक्शनल कीज़ हर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करती हैं, ठीक है ना। इसी तरह हमारे पास गेम खेलने के लिए जो एरोज़ वगैरह यूज़ करते हैं उनको स्क्रीन नेविगेशन कीज़ भी कहते हैं या कर्सर मूवमेंट कीज़ भी कहते हैं। इसी तरह एरोज़ के ऊपर भी एक हमारे पास डेडिकेटेड 6 कीज़ होती हैं, उसके अंदर भी पेज अप पेज डाउन की जो की होती है और इस तरह होम और एंड की, वो भी यही नेविगेशन का काम करती है। इसके अलावा हमारे पास कीबोर्ड के अंदर जो ऑल्ट शिफ्ट वगैरह की कीज़ होती हैं, इनको मॉडिफायर कीज़ भी कहा जाता है, क्योंकि इनको प्रेस करने से किसी भी की का जो ओरिजिनल फंक्शन होता है वो चेंज हो जाता है। जैसे अगर आप शिफ्ट दबा करके कोई भी अल्फ़ाबेट प्रेस करेंगे तो उसका केस चेंज हो जाएगा, तो वो या तो कैपिटल में लिखेगा या स्मॉल में, ठीक है ना। तो ये हमारे पास हो गया हमारे कीबोर्ड की कीज़ की क्लासिफिकेशन, ठीक है भैया। तो बहुत ही आसान से आप लोग जानते हैं कीबोर्ड के बारे में। दूसरा, माउस एक बड़ा आसान सा इनपुट डिवाइस हो गया। माउस इनपुट डिवाइस है, टेक्स्ट इनपुट डिवाइस नहीं है। टेक्स्ट इनपुट डिवाइस सिर्फ कीबोर्ड है, सिर्फ वही टेक्स्ट इनपुट कर सकता है। माउस क्या होता है, माउस को हम कहते हैं पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस, ठीक है भाई। अब ये क्या करता है, स्क्रीन के ऊपर ये चूहा जो नज़र आ रहा होता है, इसकी मदद से आप इसको दौड़ा भगा करके स्क्रीन पे कोई भी चीज़ किसी भी जगह पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है भाई। मैं इसको कहीं भी लेकर के जाऊँगा और वहाँ पर से जो ऑप्शन सेलेक्ट करना है मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक। तो ये काम होता है इसका माउस का। तो ये जब हमारे पास ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस डेवलप हुई थी तो फिर उस वक्त जो है हमारे पास GUI इंटरफेस के बाद से माउस की रिक्वायरमेंट हुई और फिर जो है माउस हम ऐसा इनपुट डिवाइस यूज़ करते हैं। माउस ही की जुड़वा बहन जो होती है उसको हम लाइट पेन कहते हैं, काम इसका भी यही होता है, ये भी पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस होता है। और इसके साथ क्या होता है कि एक फ़ोटो डिटेक्टर लगा हुआ होता है जिसकी मदद से जो है ये किसी स्क्रीन के ऊपर जो स्पेशली इसके लिए डिज़ाइन की जाती है तो ये उसके ऊपर काम कर सकता है। बहुत से हमारे पास अब डिजिटल टैबलेट्स वगैरह आ गए, या जो हमारे पास कुछ स्मार्टफोन वगैरह होते हैं सैमसंग वगैरह के, तो उनके साथ जो एक आपको पेन मिलता है वो उसको लाइट पेन ही कहा जाता है। तो उसकी मदद से आप जो है ड्राइंग कर सकते हैं, कोई इंजीनियरिंग ड्राइंग बना सकते हैं, ठीक है भैया। कोई अभी कार्टून वगैरह जो भी बनाना है आप बना सकते हैं। तो उसका भी काम करने का तरीका माउस की तरह होता है, बस उसमें सेंसर लगा हुआ होता है और उस सेंसर की मदद से जो है वो स्क्रीन के ऊपर जस्ट लाइक अ नॉर्मल पेन काम कर सकता है। अब चौथा और आखिरी सवाल हमारे मॉडल पेपर का वो है लॉन्ग सेक्शन का, वो है व्हाट इज़ कंप्यूटर एंड डिस्कस इट्स कंपोनेंट्स। कंप्यूटर क्या है और उसके हिस्सों बखरों के बारे में, यानी कि मुख्तलिफ उसके जो पुर्ज़े हैं कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करें। अब आपको पता है कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि भाई आपको पता होनी चाहिए डेफिनेशन, ये है क्या भाई। तो कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो आज का जो मॉडर्न कंप्यूटर है वो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। पहले के कंप्यूटर तो इलेक्ट्रॉनिक होते ही नहीं थे, तो वो सारी उनकी डेफिनेशन उस वक्त की डिफरेंट थी। तो जो सबसे लेटेस्ट मॉडर्न आज के कंप्यूटर की डेफिनेशन है वो ये है कि ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि मुख्तलिफ़ सूरतों में डाटा को एक्सेप्ट कर सकता है और साथ साथ डाटा के इंस्ट्रक्शंस को एक्सेप्ट करता है, और उन इंस्ट्रक्शंस के ऊपर जैसा हम इस इनपुट डाटा को
प्रोसेस करना चाहें उसको प्रोसेस करता है, और अगर हम चाहें तो वो उसको सेव भी कर देगा। ठीक है भाई, तो ये हमारा बड़ा फर्माबरदार ताबेदार होता है। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो जो हम कहते हैं वो हमारे कहे पर डाटा के साथ वैसा ही ट्रीटमेंट करता है। अब ये काम करने के लिए, कंप्यूटर को चलाने के लिए, कंप्यूटर के जो अहम हिस्से हैं उनको कंपोनेंट्स कहा जाता है, जिन कंपोनेंट्स के बगैर कंप्यूटर नहीं चल सकता। ठीक है भाई, तो वो कोर कंपोनेंट्स कहलाते हैं। बाकी सारे कंपोनेंट्स जो कि कोर रिक्वायरमेंट के अलावा हम कंप्यूटर में उसकी फंक्शनैलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए अटैच कर सकते हैं, ठीक है ना, या अपनी सहूलत के लिए अटैच कर सकते हैं, तो वो सारे कंपोनेंट्स पेरिफेरल कंपोनेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर के बुनियादी जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं जिसके कंप्यूटर की प्रोसेसिंग डिपेंड करती है, वो हमारे पास 5 कैटेगरीज़ में आते हैं। तो हम 5 कैटेगरीज़ में कंपोनेंट्स को डिफाइन कर सकते हैं। पहली कैटेगरी है इनपुट डिवाइसेस की, जो आप ऊपर अभी पढ़ चुके हैं कि वो डिवाइसेस जो कंप्यूटर में डाटा फीड करने के लिए यूज़ होते हैं सिग्नल्स की सूरत में, तो वो डिवाइसेस इनपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, जॉयस्टिक वगैरह, ये सारे हमारे कॉमन इनपुट डिवाइसेस हैं। तो इनपुट डिवाइसेस हमारे पास करते क्या है कि हम जो भी सिग्नल्स भेजते हैं कंप्यूटर को, तो वो जो भी डाटा होता है वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स की सूरत में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को सेंड करते हैं। ठीक है, अच्छा, सारे डिवाइसेस आपस में कनेक्ट करके एक ब्लॉक डायग्राम हमने कंप्यूटर की बना दी है। तो अगर आपके पास टाइम हो पेपर में तो आप इन दी एंड एक ये डायग्राम बना दीजिएगा, ब्लॉक डायग्राम से बड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि भाई आपको मालूम है कि सारे कनेक्टेड डिवाइसेस काम कैसे करते हैं। ठीक है ना, अच्छा, यहाँ पे इस पिक्चर के ऊपर यहाँ पे मदरबोर्ड लिख दीजिएगा, क्योंकि ये जो बीच वाला हिस्सा होता है ना, इसको हम सिस्टम कैबिनेट या मदरबोर्ड कहते हैं। ठीक है, अच्छा, तो इनपुट डिवाइसेस का तस्करा हो गया भाई। इनपुट डिवाइसेस हमारे पास जो भी हम डाटा भले से अल्फ़ाबेट्स टेक्स्ट की सूरत में भेजें या फिर हम किसी भी किस्म का ऑडियो वीडियो डाटा भेजें, वो सारे के सारे इनपुट डिवाइसेस की मदद से कंप्यूटर तक पहुंचता है। फिर कंप्यूटर उनको प्रोसेस करने के बाद जो उनका नतीजा होता है वो हमें जो दिखाता है, उन तमाम डिवाइसेस को आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं, जिनसे हम वो सारी प्रोसेसिंग के बाद की चीज़ों को देख सकते हैं। जैसे जो हमारी स्क्रीन पे जो कुछ भी लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये वो चीज़ें जो हमने कंप्यूटर को इनपुट और प्रोसेसिंग के बाद कंप्यूटर ने डिस्प्ले कर दिया, तो ये आउटपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। ठीक है, इन आउटपुट डिवाइसेस में मॉनिटर जो हम जो भी कंप्यूटर में काम कर रहे हो वो डिस्प्ले कर रहा होता है, स्पीकर से हम गाने वगैरह सुन सकते हैं। ठीक है भाई, इसी तरह प्रिंटर से प्रिंट करवा सकते हैं, तो ये सारे आउटपुट डिवाइसेस हैं। तीसरा सबसे अहम हिस्सा जो कहलाता है वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कंप्यूटर की खोपड़ी, कंप्यूटर का दिमाग, जहाँ सारे काम असल में होते हैं, यानी कि सारी की सारी कैलकुलेशन प्रोसेसिंग कंप्यूटर जिस हिस्से में करता है उसको हम कहते हैं CPU, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं लैपटॉप वगैरह या डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, तो इनके अंदर तो ये CPU बहुत छोटा सा होता है और एक पिद्दी सी चिप होती है जिसको माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। तो उस चिप के अंदर ही CPU के सारे कंपोनेंट्स इंटीग्रेट होते हैं। लेकिन जो कंप्यूटर्स की हायर क्लासेस होती हैं, हमने जो पढ़ी थी कि भाई माइक्रो कंप्यूटर्स का मिनी कंप्यूटर्स होते हैं, मेन फ्रेम होते हैं और फिर सुपर कंप्यूटर्स होते हैं। तो वो जो कंप्यूटर्स होते हैं ना, जैसे सुपर कंप्यूटर जैसे हो गए, तो उनके तो पूरे पूरे एक फ्लोर होता है जो कि सिर्फ CPU का होता है, यानी कि उनका CPU जाहिर सी बात है वो बड़ा होता है और उसके अंदर जो है बहुत सारी चिपें और बहुत से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं। तो कंप्यूटर की शक्ल, कंप्यूटर की कैपेसिटी के एतबार से कंप्यूटर का साइज़ डिफरेंट हो सकता है, लेकिन कंप्यूटर के जो कोर जो कंसेप्ट हैं जो हम ये सीख रहे हैं, इनपुट आउटपुट सेंट्रल प्रोसेसिंग, तमाम कंप्यूटर्स में भले से वो मेन फ्रेम हो, मिनी हो, माइक्रो, सब में वो कंपोनेंट्स बेसिक यही नाम से रहते हैं, सिर्फ उनका साइज़ पे फ़र्क पड़ सकता है, फंक्शनैलिटी पे थोड़ा सा, काम की सलाहियत पे फ़र्क पड़ेगा। ठीक है ना, तो बाकी सारे कंप्यूटर की कोई सी भी टाइप हो, सबके कंपोनेंट्स यही होते हैं। अब CPU जो दिमाग है उसके भी कुछ सब सेक्शंस होते हैं, जैसे कि पहला सब सेक्शन उसको अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहते हैं। ये CPU का वो हिस्सा होता है जहाँ से सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस या लॉजिकल कंपैरिजंस करवाए जाते हैं। इसी तरह कंप्यूटर के दिमाग का वो हिस्सा जहाँ से जो कि एक्चुअली सारी कंप्यूटर की इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहा होता है, कि इनपुट सिग्नल से भी डाटा रिसीव कर रहा होता है, फिर उसके बाद उसको प्रोसेसिंग के लिए भेजता है और फिर जब वो प्रोसेस हो जाते हैं तो उसको फिर आउटपुट यूनिट्स पे डिस्प्ले करता है। तो ये सारे काम को मैनेज करने के लिए जो हमारे पास एक जो ट्रैफिक पुलिस की तरह जो एक बंदा खड़ा होता है उसको कंट्रोल यूनिट कहते हैं। ठीक है भाई, इसी तरह कंप्यूटर जो काम करता है, तो कंप्यूटर में स्पीड होती है ना कि कोर i3 का कंप्यूटर जो होता है वो कोर i5 के मुकाबले में स्लो प्रोसेसिंग रखता है, और कोर i7 जो होता है वो i5 i3 से ज़्यादा प्रोसेसिंग रखता है। तो ये प्रोसेसिंग में फ़र्क कैसे क्रिएट होता है इनमें, तो ये इनकी प्रोसेसर की स्पीड प्रोसेसर की क्लॉक पर बेस करती है। तो तमाम प्रोसेसर जो होते हैं वो कितने
फास्ट इलेक्ट्रिक करंट को सर्कुलेट कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं, वो चीज़ मेजरमेंट उनकी क्लॉक से की जाती है। और वो जो क्लॉक होती है वो मेगाहर्ट्ज़ या गीगाहर्ट्ज़ में उसकी स्पीड को मेजर करते हैं। जिस कंप्यूटर सिस्टम की प्रोसेसर की क्लॉक की स्पीड ज़्यादा होगी उसकी प्रोसेसिंग स्पीड भी ज़्यादा होगी। ठीक है भाई। इसी तरह सीपीयू के अगले जो दो हिस्से होते हैं जो प्रोसेसिंग पर असर डालते हैं वो कहलाते हैं रजिस्टर्स और कैशे। तो रजिस्टर एक ऐसी टेम्प्रेरी स्टोरेज होती है जो कि जो है हमारे पास प्रोग्रामिंग मॉडल भी कहलाती है। और ये जो होती है इसका काम जो होता है प्रोसेसिंग के दौरान कंप्यूटर की जो इन्फॉर्मेशन है या जो इनपुट है उसको टुकड़ों में तोड़ करके सेव करना। ठीक है। तो ये जो है प्रोसेसर के अंदर मौजूद होते हैं रजिस्टर्स, और कुछ प्रोसेसर के बाहर भी हो सकते हैं। तो ज़्यादातर जितने भी रजिस्टर्स होते हैं वो सारे के सारे कंप्यूटर के प्रोसेसर के अंदर ही इंटीग्रेट होते हैं, और इनसे जो है ना प्रोसेसिंग में काफ़ी मदद मिलती है। इसी तरह जस्ट लाइक रजिस्टर्स हमारे पास कैशे एक स्टोरेज एरिया होता है जो कि जो प्रोसेसिंग हो रही होती है हाथ के हाथ टुकड़ों के अंदर, उन प्रोसेसिंग के आंसर्स को अलग से मेमोरी लोकेशन में सेव करने के लिए यूज़ होता है। कैशे दो तरह की होती है, ठीक है ना। रजिस्टर्स तो सिर्फ सारे के सारे रजिस्टर्स सिर्फ कंप्यूटर के सीपीयू के अंदर इंटीग्रेट होते हैं, लेकिन कैशे जो मेमोरी होती है वो कुछ सीपीयू के अंदर इंटीग्रेट होती है और कुछ सीपीयू के बाहर भी हो सकती है, मदरबोर्ड के ऊपर। तो कैशे दो तरह की हो सकती है, इंटरनल अगर सीपीयू पर है, मदरबोर्ड पर है यानी सीपीयू से बाहर, तो वो एक्सटर्नल कैशे कहलाएगी। इस रजिस्टर्स और कैशे की मेमोरी से भी बहुत फ़र्क पड़ता है कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पे। अगर आप कोई कंप्यूटर का कोई मॉडल ले रहे हैं जिसके अंदर उसकी कैशे या रजिस्टर कम है, तो सेम उसी प्रोसेसर का वो मॉडल जिसमें वो कैशे ज़्यादा होगी, तो वो जो है ना ज़्यादा कैशे वाला ज़्यादा तेज़ परफॉर्म करेगा। ठीक है ना। तो कैशे भी चेंज करने से मॉडल के ऊपर कंप्यूटर की प्रोसेसिंग में फ़र्क पड़ता है। चौथा हिस्सा कंप्यूटर का वो कहलाता है स्टोरेज डिवाइसेस। अब जो भी हम प्रोसेसिंग करते हैं जाहिर सी बात है उस डाटा को सेव भी करना होता है कहीं, तो वो सेव करने वाले जो हिस्से होते हैं कंप्यूटर के जिनको मेमोरी यूनिट्स भी कहा जाता है, वो स्टोरेज डिवाइसेस या मेमोरी यूनिट्स कहलाएंगे। ये दो टाइप्स के हो सकते हैं, एक होती है प्राइमरी मेमोरी और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। तो जैसे हमने अभी पढ़ा था ना वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, ये एग्जैक्टली वही चीज़ है, बस उनके नाम थोड़े से हमने एडिंग चेंज कर दी, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो मेमोरी होती है जो कि कंप्यूटर जब ऑन होता है, बूट होता है, तो सबसे पहले जो सामना पड़ता है हमारा कंप्यूटर का वो अपनी प्राइमरी मेमोरी यानी अपनी याददाश्त में चेक करता है मैं हूँ कौन, और मेरे साथ सारे चीज़ें जो अटैच हैं कंप्यूटर की वो सारी जगह पर रहेंगे नहीं हैं। तो ये सबसे पहले रोम एंड रैम चिप्स कंप्यूटर को संभालते हैं। फिर उसके बाद जब ओके हो जाता है कि हाँ भाई रोम चेक कर लेता है, हाँ भाई सारा कंप्यूटर ओके काम करने के लिए रेडी है, फिर वो आगे कंट्रोल सपोर्ट देता है रैम को। अब रैम तो खाली होती है क्योंकि रैम तो प्राइमरी में वॉलेटाइल मेमोरी होती है, तो रैम क्या करती है भाई, फिर रैम हार्ड डिस्क से डाटा को उठाती है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को वो लोड करती है रैम के अंदर और फिर कंप्यूटर काम करता है। तो ये होती है हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी। आखिरी कंप्यूटर का जो पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है उसको हम कहते हैं मदरबोर्ड। मदरबोर्ड हमारा वो हिस्सा होता है जो कि तमाम चीज़ों को जो भी हमने ऊपर डिस्कस करी हैं कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे इंटीग्रेट यानी इंटरकनेक्टेड जो होते हैं कंप्यूटर के, वो एक प्लेटफॉर्म पे होते हैं, एक सर्किट बोर्ड पे होते हैं, और उस सर्किट बोर्ड को मदरबोर्ड कहते हैं। तो हमारे पास कंप्यूटर की जो केसिंग होती है ना सेंट्रल में, जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स होते हैं, तो उस केसिंग को सिस्टम कैबिनेट कहते हैं, और उस कैबिनेट को जब आप खोल के देखेंगे तो अंदर एक बड़ा सा सर्किट बोर्ड नज़र आएगा, वो सर्किट बोर्ड मदर बोर्ड कहलाता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है और यही सारी चीज़ों को आपस में एक जगह जमा करके रखता है और कंप्यूटर इसकी मदद से काम करता है। तो यहाँ हमारा मॉडल पेपर का सॉल्यूशन हुआ कंप्लीट। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। ठीक है भाई, और जो है आप इसकी अच्छी तरीके से तैयारी करिएगा, इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। थैंक यू।